तो चलिए इस सवाल को देखते हैं। एक कंपास की सुई बार मैग्नेट के पास लाने पर डिफ्लेक्ट क्यों हो जाती है? ये एक बहुत ही कॉमन और इंटरेस्टिंग सवाल है, और आज हम इसके पीछे का जो रीजन है ना, उसको बिल्कुल डीप में जाकर समझेंगे। तो सबसे पहले चलिए ऑब्जर्व करते हैं कि आखिर होता क्या है। देखिए, जब भी एक कंपास को किसी बार मैग्नेट के पास लाया जाता है तो उसकी नीडल यानी सुई अपनी जगह से मूव करती है। नीडल के डायरेक्शन में ये जो चेंज आता है ना, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्लेक्शन। तो सवाल ये उठता है कि इस डिफ्लेक्शन का रीजन क्या है? नीडल अपने आप तो मूव नहीं कर सकती, राइट? इसका रीजन है एक ऐसी चीज जो दिखती नहीं है, एक इनविजिबल एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस जो उस मैग्नेट के चारों तरफ होता है। ये एक ऐसा एरिया है जहां उस मैग्नेट का इफेक्ट फील किया जा सकता है। और हाँ, फिजिक्स में इस इनविजिबल एरिया को एक स्पेशल नाम दिया गया है, मैग्नेटिक फील्ड। और ये डेफिनेशन, इसको तो बिल्कुल मार्क कर लो, एग्जाम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। द रीजन अराउंड अ मैग्नेट वेयर इट्स मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड। पर आखिर इस फील्ड को जो दिखता नहीं है, उसे हम पेपर पर शो कैसे करें? इसके लिए हम यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। ये बेसिकली इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताती हैं। और इनका डायरेक्शन हमेशा याद रखिएगा, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होता है। चलो, अब आते हैं इसके सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट पर। ये कंपास की नीडल आखिर है क्या? अक्सर स्टूडेंट्स को लगता है कि ये बस एक सिंपल सा पॉइंटर है, लेकिन और यही सारा सीक्रेट है, ये नीडल खुद में एक छोटा सा टाइनी सा बार मैग्नेट है जिसका अपना एक नॉर्थ और एक साउथ पोल होता है। तो अब आई थिंक पूरा पिक्चर क्लियर हो रहा होगा, है ना? असल में जो प्रोसेस हो रहा है वो ये है कि एक छोटा सा मैग्नेट यानी हमारी कंपास नीडल एक बड़े मैग्नेट यानी बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के एरिया में एंटर कर रहा है। ये बेसिकली दो मैग्नेट्स के बीच का एक इंट्रैक्शन है। तो होता क्या है कि जब ये दो मैग्नेटिक फील्ड्स, एक बड़े मैग्नेट का और एक उस छोटे से नीडल मैग्नेट का, एक दूसरे के पास आते हैं ना, तो वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे पर अपना इफेक्ट डालते हैं। और इसी इंटरैक्शन का रिजल्ट क्या होता है? एक मैग्नेटिक फोर्स। हाँ, एक मैग्नेटिक फोर्स ऐड करने लगता है उस छोटी सी कंपास नीडल के ऊपर। और यही वो फोर्स है जो उस नीडल में मोशन का कॉज बनता है, उसे घुमाने की कोशिश करता है। तो फिर इस फोर्स का काम क्या है? ये करता क्या है? ये फोर्स उस छोटे से कंपास मैग्नेट को घुमाकर यानी रोटेट करके जो बड़ा वाला बार मैग्नेट है ना, उसकी फील्ड लाइंस के डायरेक्शन में अलाइन कर देता है। सिंपल भाषा में वो उसे अपने डायरेक्शन में ले आता है। तो इन दी एंड ये जो अलाइनमेंट का प्रोसेस है ना, बिल्कुल यही चीज है जिसको हम कंपास नीडल का डिफ्लेक्शन बोलकर ऑब्जर्व करते हैं। इसका मतलब साफ है, डिफ्लेक्शन असल में अलाइनमेंट का ही रिजल्ट है। ओके, तो अगर यही सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो पूरे मार्क्स लाने के लिए आंसर कैसे लिखना है वो देख लो। बस इतना ध्यान रखना कि आपको कुछ कीवर्ड्स जैसे मैग्नेटिक फील्ड, इंटरैक्ट, मैग्नेटिक फोर्स और अलाइन, इनका इस्तेमाल जरूर करना है। इन्हीं पॉइंट्स को जोड़कर एक पैराग्राफ बना दो और आपका आंसर एकदम परफेक्ट हो। तो आज हम फिजिक्स के एक सबसे फंडामेंटल और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स में से एक को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, एक बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, क्वेश्चन बिल्कुल सीधा और सिंपल है। ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट। ये एक ऐसा क्लासिक क्वेश्चन है जो आपके मैग्नेटिज्म की कोर अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करता है। तो चलिए इसे इतने अच्छे से मास्टर करते हैं कि एग्जाम में इसमें कोई भी गलती की गुंजाइश ही ना बचे। लेकिन इन लाइंस को ड्रॉ करने से पहले हमें उस स्पेस को समझना होगा जिसमें ये लाइंस एग्जिस्ट करती हैं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड। ये है क्या? इसे आप मैग्नेट का एक इनविजिबल एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस समझ सकते हैं, मतलब उसके चारों तरफ का वो पूरा रीजन जहां तक उसके फोर्स का इफेक्ट, उसका प्रभाव डिटेक्ट किया जा सकता है। ऑफ कोर्स ये फील्ड इनविजिबल होता है, हम इसे देख नहीं सकते। तो इसे विजुअलाइज करने के लिए हम एक टूल का यूज करते हैं जिसे कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये बेसिकली इमेजिनरी लाइंस हैं जो फील्ड को हमारे लिए एक मैप की तरह बना देती है। और इनकी सबसे क्लेवर प्रॉपर्टी ये है कि लाइन पर किसी भी पॉइंट पे जो डायरेक्शन होती है ना, वो उस एग्जैक्ट स्पॉट पर मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बताती है। तो अब इन लाइंस को आखिर करेक्टली ड्रॉ कैसे करें? इसके कुछ सिंपल से रूल्स हैं जो ये हमेशा और हमेशा फॉलो करती हैं। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि मैग्नेट के बाहर ये फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ पोल से शुरू होंगी यानी ओरिजिनेट होंगी और घूमकर साउथ पोल की तरफ ट्रैवल करेंगी। डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ से साउथ ही रहेगी आउटसाइड द मैग्नेट। पर एक मिनट, क्या ये लाइन साउथ पोल पर आकर रुक जाती हैं?
नहीं, मैग्नेट के अंदर ये लाइंस अपनी जर्नी को कंप्लीट करती हैं, साउथ से वापस नॉर्थ की तरफ ट्रैवल करके। और ये एक बहुत ही क्रूशियल प्रॉपर्टी को सामने लाता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा कंटिन्यूअस क्लोज्ड लूप्स फॉर्म करती हैं। इनका कोई स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट नहीं होता। एग्जाम के लिए कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखिएगा। अच्छा, इससे एक बहुत कॉमन क्वेश्चन सामने आता है, क्या दो फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को क्रॉस कर सकती है? इसका आंसर है बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। अब सोचिए ऐसा क्यों? क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करती तो उस एक सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर एक कंपास को एक ही टाइम पर दो अलग अलग डायरेक्शंस में पॉइंट करना पड़ता, जो कि फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है। किसी भी एक पॉइंट पर फोर्स की एक ही तो डायरेक्शन हो सकती है, राइट? और आखिरी प्रॉपर्टी, ये लाइंस हमें फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे में भी बताती हैं। इसका रीजन बहुत सिंपल है। जहां लाइंस एक दूसरे के बहुत क्लोज या क्राउडेड होती हैं, वहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है, और जहां वो दूर दूर स्प्रेड आउट होती हैं, वहां फील्ड वीक हो जाता है। इसीलिए मैग्नेटिक फोर्स हमेशा पोल्स पर स्ट्रांगेस्ट होता है, क्योंकि वहां लाइंस सबसे ज्यादा डेंस होती हैं। ओके, अब जब हमें सारे के सारे रूल्स पता हैं, तो चलिए इन्हें प्रैक्टिस में लाते हैं। हम शुरू करेंगे एक सिंपल से बार मैग्नेट के साथ, जिसके नॉर्थ और साउथ पोल्स हमने अच्छे से मार्क कर लिए हैं। चलिए अब हम अपनी पहली लाइन ड्रॉ करते हैं। ऑब्जर्व कीजिए, ये नॉर्थ पोल से इमर्ज हुई, बाहर की स्पेस में कर्व हुई और साउथ पोल में एंटर कर गई। फिर मैग्नेट के अंदर ट्रैवल करके इसने अपने लूप को कंप्लीट किया। और सबसे जरूरी चीज, हमें एरोज ऐड करने हैं जो बाहर नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन को अच्छे से शो करें। अब हम बस इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे। मैग्नेट के ऊपर और नीचे बिल्कुल सिमेट्रिकल लाइंस ऐड करते जाएंगे। और हाँ, इस बात पे ध्यान दीजिए कि हम पोल्स के पास लाइंस को बहुत क्लोज ड्रॉ कर रहे हैं, ताकि स्ट्रॉन्ग फील्ड को रिप्रेजेंट कर सके। और जैसे जैसे लाइंस मैग्नेट से दूर जाती हैं, उनके बीच का गैप इंक्रीज होता जाता है, जो एक वीकर फील्ड को शो करता है। और ये रहा आपका फाइनल बिल्कुल परफेक्ट कंप्लीट डायग्राम। एग्जाम में पूरे मार्क्स के लिए दो क्रिटिकल डिटेल्स हमेशा याद रखें। पहला, हर एक लाइन पर करेक्ट डायरेक्शन के लिए एरो जरूर होने चाहिए। और दूसरा, पोल्स के पास लाइंस की डेंसिटी, उनका क्राउडेड होना सबसे ज्यादा दिखना चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें हमसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पूछी गई हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम जानते हैं कि एक मैग्नेट के आसपास एक इनविजिबल मैग्नेटिक फील्ड होता है, लेकिन इस इनविजिबल फोर्स को हम देखें या समझें कैसे? इसके लिए हम एक मैग्नेटिक कंपास यूज करते हैं। कंपास की नीडल हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाती है। इसी सिंपल कॉन्सेप्ट को यूज करके हम सारी प्रॉपर्टीज को डिस्कवर करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी का रीजन ये है कि बाय कन्वेंशन हम मानते हैं कि फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से इमर्ज होती हैं और साउथ पोल पर मर्ज हो जाती हैं। ये इनकी एक्सटर्नल डायरेक्शन है। एग्जाम में आपको ये पॉइंट लिखना है। ध्यान रखें, ये डायरेक्शन मैग्नेट के बाहर की है। अब क्या ये लाइंस साउथ पोल पर आके रुक जाती हैं? नहीं, ये मैग्नेट के अंदर ट्रैवल करती हैं फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, एक कंप्लीट क्लोज लूप बनाते हुए। ये दूसरी प्रॉपर्टी है। और क्लोज्ड कर्व्स एक बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, जिसे लिखने से आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर फील्ड लाइन स्ट्रेट ना हो तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फील्ड की डायरेक्शन कैसे पता चलेगी? उस पॉइंट पर हम एक टैंजेंट ड्रॉ करते हैं, और वही टैंजेंट हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। अब देखिए, जहां फील्ड लाइंस बहुत पास पास हैं, जैसे कि पोल्स पर, वहां मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, और जहां वो दूर दूर हैं, वहां फील्ड वीक होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और इसका रीजन अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। सोचिए, दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस क्यों नहीं कर सकती? इसका रीजन बहुत सिंपल है। अगर वो इंटरसेक्ट करती तो उस इंटरसेक्शन पॉइंट पर कंपास की नीडल दो अलग डायरेक्शंस में पॉइंट करती, पर एक ही टाइम पर एक नीडल दो जगह पॉइंट नहीं कर सकते। ये इम्पॉसिबल है। इसलिए हमारा फाइनल कंक्लूजन ये है कि दो फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं और इनके साथ एक नीट एंड क्लीन डायग्राम जरूर बनाना है फॉर फुल मार्क्स। तो चलिए एक बहुत ही कॉमन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाई डोंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर? मतलब दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे को कभी काटती क्यों नहीं है? चलिए आज इसके पीछे का जो एग्जैक्ट रीजन है ना, उसको बिल्कुल आराम से समझते हैं। पता है, इस पूरे सवाल का जो रीजन है वो इस छोटू से सिंपल से डिवाइस के अंदर छुपा हुआ है। हाँ, एक मैग्नेटिक कंपास।
इस पूरे पजल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इस कंपास का प्रोसेस समझना होगा, क्योंकि यही तो वो चीज़ है जो हमें इनविजिबल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को देखने में हेल्प करती है। तो पहले ये समझते हैं कि आखिर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है क्या। देखिए, इसकी डेफिनेशन कहती है कि ये वो पाथ है, वो रास्ता है जिसके अलोंग अगर कोई आज़ाद नॉर्थ पोल हो तो वो मूव करने की कोशिश करेगा। आप इसको एक वन वे रोड की तरह इमेजिन कर सकते हैं, जिस पर एक छोटा सा नॉर्थ पोल हमेशा नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में ही ट्रैवल करेगा। और यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक कंपास एक डिटेक्टर की तरह काम करता है। आप इसे मैग्नेटिक फील्ड में कहीं भी किसी भी पॉइंट पर रखेंगे तो इसकी जो नीडल है ना, वो उस जगह पर मैग्नेटिक फोर्स की एग्जैक्ट डायरेक्शन बताएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर एक पॉइंट पर एक यूनिक यानी कि एक सिंगल डायरेक्शन होती है। अच्छा, तो ये फील्ड लाइंस बनती कैसे हैं? इसका प्रोसेस बहुत सिंपल है। देखिए, हम कंपास को रखते हैं, उसकी नीडल के टिप पर एक डॉट मार्क करते हैं, फिर कंपास को थोड़ा आगे मूव करके एक नया डॉट मार्क करते हैं। बस जब हम इन सारे डॉट्स को ज्वाइन करते हैं तब एक सिंगल स्मूथ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ट्रेस हो जाती है। तो ये कोई रैंडम कर्व नहीं है, बल्कि फोर्स की डायरेक्शन से बना एक केयरफुली प्लॉटेड पाथ है। अब यहाँ पर एक बहुत ही क्रूशियल प्रॉपर्टी आती है, इसको ध्यान से समझना। अगर आपको इस कर्व्ड फील्ड लाइन के किसी भी एक पॉइंट, जैसे मान लीजिए यहाँ पॉइंट P है, इस पर मैग्नेटिक फील्ड की एग्जैक्ट डायरेक्शन पता करनी है, तो आप क्या करेंगे? आप उस पॉइंट पर एक टैंजेंट ड्रॉ करेंगे। अब टैंजेंट क्या है? ये एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है जो कर्व को सिर्फ उस एक पॉइंट पर टच करती है, और यही टैंजेंट उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। बस यही कॉन्सेप्ट इस पूरे क्वेश्चन का मेन रीजन है। तो अब हम अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पर वापस आते हैं। चलो, एक मोमेंट के लिए हम मान लेते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, कि दो फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर सकती हैं। अगर ऐसा होता तो उस इंटरसेक्शन पॉइंट, जिसे हम P कह रहे हैं, वहां आखिर क्या होगा? चलिए, जो टैंजेंट वाला रूल हमने अभी सीखा है ना, उसे यहां अप्लाई करके देखते हैं। ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, अगर हम फर्स्ट लाइन के रूल को फॉलो करें तो पॉइंट P पर फील्ड की डायरेक्शन इसके टैंजेंट यानी टैंजेंट 1 के अलोंग होनी चाहिए। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर हम पॉइंट P पर एक कंपास रखेंगे तो उसकी नीडल को टैंजेंट 1 की डायरेक्शन में पॉइंट करना चाहिए। ठीक है? लेकिन एक मिनट, पॉइंट P तो सेकंड लाइन पर भी तो है, तो सेकंड लाइन का रूल भी तो फॉलो करना पड़ेगा, और उसके हिसाब से उसी सेम पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन टैंजेंट 2 के अलोंग होनी चाहिए। आप सोचो, इसका मतलब उसी कंपास की नीडल को आप टैंजेंट 2 की डायरेक्शन में पॉइंट करना चाहिए, जो टैंजेंट 1 से एक बिल्कुल अलग, एक डिफरेंट डायरेक्शन है। और बस यही है हमारा फाइनल आंसर। जरा सोचिए, एक ही कंपास की नीडल एक ही पॉइंट पे एक ही टाइम में दो अलग अलग डायरेक्शंस में पॉइंट कैसे कर सकती है? ऐसा होना तो फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है। ये एक लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन है जिसका कोई सेंस नहीं बनता। इसका मतलब साफ है, हमारा जो स्टार्टिंग का अजम्पशन था ना, वही गलत था। तो इस पूरी बात का लॉजिकल कंक्लूजन क्या है? देखिए, हम जानते हैं कि टैंजेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करती तो उस एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर दो टैंजेंट्स बन जाते। इसका सीधा रिजल्ट ये होता कि एक ही पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की दो डिफरेंट डायरेक्शंस होती, और जैसा हमने अभी देखा, ये फिजिकली इम्पॉसिबल है। इसीलिए हम फाइनली ये कंक्लूड कर सकते हैं कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। सिंपल। वी होप आपको तो चलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। हमसे कहा गया है कि इमेजिन करो एक टेबल है और उसके ऊपर एक सर्कुलर वायर का लूप रखा हुआ है। सिंपल। अब इस लूप में से करंट पास हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, हमारा काम क्या है? हमें राइट हैंड रूल को अप्लाई करके इस लूप के अंदर और बाहर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है। देखो, इस सिचुएशन को एक सिंपल डायग्राम से समझते हैं। ये हो गया हमारा टेबल का सरफेस और उस पर रखा है ये सर्कुलर लूप, और ये एरोज देखो, ये दिखा रहे हैं कि करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है? आपसे पूछा गया है कि इस करंट के कॉज इस लूप के अंदर यानी इस वाले एरिया में और लूप के बाहर यानी इस वाले एरिया में जो इनविजिबल मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे वो है राइट हैंड थंब रूल। ये रूल कहता है कि अगर आप एक करंट कैरिंग कंडक्टर को अपने राइट हैंड में इस तरह से होल्ड करते हो कि आपका थंब करंट की डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, तो आपकी जो फिंगर्स रैप हो रही है ना कंडक्टर के अराउंड, वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी।
और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर एग्जाम में डेफिनेशन आती है तो फुल मार्क्स के लिए आपको बिल्कुल यही एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखनी है। इस रूल को ना पहले एक सिंपल स्ट्रेट वायर के एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचो कि एक सीधी वायर है जिसमें करंट ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है। अब रूल के हिसाब से अपने राइट हैंड के थंब को करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करो, ऊपर की तरफ। अब नोटिस करो आपकी फिंगर्स किस डायरेक्शन में कर्ल हो रही हैं, यानी घूम रही हैं। इस केस में वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही हैं। तो यही हुई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। सिंपल। चलो अब इसी सेम रूल को हम अपने सर्कुलर लूप पर अप्लाई करके देखते हैं। आप लूप के किसी भी एक छोटे से हिस्से को एक स्ट्रेट वायर जैसा इमेजिन कर सकते हो। तो जब हम अपने राइट हैंड के थंब को करंट की क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अलोंग रखते हैं तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? देखो, लूप के अंदर की तरफ हमारी फिंगर्स नीचे की तरफ कर्ल हो रही हैं। यहाँ पर ना एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन होता है जहाँ स्टूडेंट्स अक्सर गलती कर देते हैं और उनके मार्क्स कट जाते हैं। कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि यहाँ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्यों नहीं यूज कर सकते, तो इस पॉइंट को क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है। इसका रीजन बहुत सिंपल है। दोनों रूल्स का जो पर्पस है वो बिल्कुल अलग है। राइट हैंड थंब रूल हम तब यूज करते हैं जब हमें करंट की डायरेक्शन पता हो और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी हो, जबकि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल तब यूज होता है जब मैग्नेटिक फील्ड और करंट दोनों की डायरेक्शन पता हो और हमें कंडक्टर पर लगने वाले फोर्स या मोशन की डायरेक्शन फाइंड करनी हो। हमारे क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? मैग्नेटिक फील्ड। इसीलिए राइट हैंड थंब रूल ही करेक्ट चॉइस है। तो अब जब हमें बिल्कुल क्लियर हो गया है कि राइट हैंड थंब रूल ही यूज करना है, तो चलिए इसे आगे अच्छे से अप्लाई करते हैं। ये रहा हमारा वही लूप जिसमें करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। चलिए अब इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। इमेजिन करो कि आप अपने राइट हैंड को लूप के ऊपर रख रहे हो और अपने थंब को करंट की क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हो। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, लूप के अंदर आपकी फिंगर्स किस तरफ जा रही हैं? वो नीचे की तरफ कर्ल हो रही हैं, राइट? यानी टेबल के प्लेन के अंदर की तरफ। और वही फिंगर्स जब लूप के बाहर से घूमकर आएंगी तो वो ऊपर की तरफ आएंगी। अब देखो, फिजिक्स में हम इन डायरेक्शंस को पेपर पर रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड सिंबल्स यूज करते हैं। एक क्रॉस यानी क्रॉस का सिंबल, इसका मतलब होता है कि फील्ड पेज या प्लेन के अंदर जा रहा है। और एक डॉट यानी डॉट का सिंबल, इसका मतलब है कि फील्ड पेज या प्लेन से बाहर आ रहा है। एग्जाम में करेक्ट डायग्राम बनाने के लिए ये सिंबल्स यूज करना बहुत जरूरी है। तो हमारा फाइनल रिजल्ट कुछ इस तरह का दिखेगा। लूप के अंदर क्योंकि फील्ड लाइंस टेबल के अंदर जा रही हैं, हमने क्रॉस इनवर्ट सिंबल्स यूज किए हैं जो इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। और लूप के बाहर क्योंकि फील्ड लाइंस टेबल से बाहर की तरफ आ रही हैं, हमने डॉट आउटवर्ड सिंबल्स यूज किए हैं जो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारा फाइनल कंक्लूजन ये निकलता है, और एग्जाम में फुल मार्क्स के लिए आपको अपना आंसर बिल्कुल इस तरह से लिखना चाहिए। By applying the right-hand thumb rule, we find that the direction of the magnetic field inside the loop is directed into the plane of the table. Outside the loop, the direction of the magnetic field is out of the plane of the table. चलिए इस सवाल को समझते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक गिवन रीजन में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ठीक है, और हमें इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक डायग्राम ड्रॉ करना है। बहुत सिंपल है, पर इसके लिए ना हमें क्वेश्चन के हर एक वर्ड का मतलब अच्छे से पता होना चाहिए, तभी डायग्राम एकदम परफेक्ट बनेगा और कॉन्सेप्ट भी हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा, राइट? तो शुरू करते हैं पहले पार्ट से। मैग्नेटिक फील्ड, ये है क्या चीज? सोचो, बिल्कुल सिंपल टर्म्स में ये किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ का एक एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है। मतलब एक ऐसा एरिया जहां पर उसका जोर चलता है। अगर आप इस एरिया में कोई दूसरा मैग्नेट या लेट्स से आयरन की कोई चीज ले आओ तो उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स फील होगा। तो ये एक इनविजिबल फोर्स का फील्ड है। अब आते हैं इस क्वेश्चन के सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड पर, वो है यूनिफॉर्म। देखो, फिजिक्स में जब भी हम यूनिफॉर्म वर्ड सुनते हैं ना, इसका सीधा सा मतलब होता है हर जगह बिल्कुल सेम, कोई चेंज नहीं। तो अगर हम कह रहे हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका मतलब है कि उस पूरे रीजन में आप कहीं भी चले जाओ, हर एक पॉइंट पर दो चीजें बिल्कुल कांस्टेंट रहेंगी। पहला, फील्ड की स्ट्रेंथ, और दूसरा, फील्ड की डायरेक्शन। ना तो स्ट्रेंथ में कोई चेंज आएगा और ना ही डायरेक्शन में। ओके, तो सवाल यह है कि इस इनविजिबल फील्ड को हम पेपर पर ड्रॉ कैसे करें, राइट? इसके लिए साइंटिस्ट्स ने एक बहुत ही क्लेवर टूल बनाया जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। पर एक चीज हमेशा याद रखना, ये लाइंस असली में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, ये पूरी तरह से इमेजिनरी हैं। इनका बस एक ही काम है, मैग्नेटिक फील्ड को विजुअलाइज करने में हमारी हेल्प करना। अच्छा, तो इनकी डायरेक्शन का क्या? सोचो, अगर हम एक फ्री नॉर्थ पोल को इस फील्ड में छोड़ दें तो वो जिस पाथ पर मूव करेगा ना, बस वही इन लाइंस की डायरेक्शन होती है।
ऑलराइट, अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी प्रॉपर्टीज डायरेक्ट पूछी जाती हैं तो इसे अच्छे से समझना। सबसे पहली प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ पोल से निकलती हैं, यानी इमर्ज करती हैं और साउथ पोल में जाकर मर्ज हो जाती हैं। सिंपल। दूसरी प्रॉपर्टी, जहां पर लाइंस की डेंसिटी ज्यादा हो, मतलब जहां लाइंस बहुत पास पास हों, वहां फील्ड का स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। और अब सबसे क्रूशियल प्रॉपर्टी, जिसके ऊपर अलग से क्वेश्चन बन जाता है, दो फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। सोचो क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने इंटरसेक्ट किया तो उस एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फोर्स की दो अलग अलग डायरेक्शंस हो जाएंगी, जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो चलो अब इन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हमें एक ऐसा डायग्राम बनाना है जो दो कंडीशंस को फुलफिल करें। पहली कंडीशन, हर जगह डायरेक्शन सेम हो, और दूसरी कंडीशन, हर जगह स्ट्रेंथ सेम हो। तो अब आप सोचो हमें लाइंस को कैसे ड्रॉ करें कि ये दोनों बातें सच हो जाएं। लेट्स टेक द फर्स्ट कंडीशन, कांस्टेंट डायरेक्शन। बहुत सिंपल है, अगर डायरेक्शन चेंज ही नहीं हो रही, इसका सीधा सा मतलब है कि सारी की सारी लाइंस एक ही तरफ पॉइंट करेंगी। ना कोई लाइन मुड़ेगी, ना ऊपर जाएगी, ना नीचे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारी सारी लाइंस एकदम स्ट्रेट होंगी और एक दूसरे के पैरेलल होंगी, और हाँ, सबके एरोज भी सेम डायरेक्शन में होंगे। ओके, डायरेक्शन का तो सॉर्ट हो गया। अब आते हैं दूसरी कंडीशन पे, कांस्टेंट स्ट्रेंथ। याद है हमने अभी अभी प्रॉपर्टी में क्या डिस्कस किया था कि लाइंस की क्लोजनेस यानी उनकी डेंसिटी ही तो स्ट्रेंथ बताती है। तो अगर स्ट्रेंथ हर जगह सेम है, इसका मतलब लाइंस की डेंसिटी भी हर जगह सेम होनी चाहिए। ना लाइंस कहीं ज्यादा पास पास होनी चाहिए, ना ही कहीं ज्यादा दूर दूर। इसका मतलब यह है कि जो हमारी पैरेलल लाइंस हैं, उनके बीच का जो गैप है वो हमेशा इक्वल रहना चाहिए, और ऐसी लाइंस को हम क्या कहते हैं? इक्विडिस्टेंट। तो देखो, जब हम इन दोनों कंडीशंस को एक साथ मिलाते हैं, पैरेलल लाइंस जो रिप्रेजेंट करती हैं कांस्टेंट डायरेक्शन को और इक्विडिस्टेंस लाइंस जो रिप्रेजेंट करती हैं कांस्टेंट स्ट्रेंथ को, तब हमें मिल जाता है हमारा फाइनल आंसर। ये जो आप देख रहे हो, यही है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का एकदम परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन। तो एग्जाम में जब भी ये क्वेश्चन आए, आपको बस ऐसी ही स्ट्रेट, पैरेलल और इक्विडिस्टेंट लाइंस ड्रॉ करनी है जिनके एरोज सब सेम डायरेक्शन में हो। बिलीव मी, यू विल गेट फुल मार्क्स। इस कॉन्सेप्ट को और भी अच्छे से समझने के लिए चलो इसका एक कंपैरिजन करते हैं। लेट्स कंपेयर इट विद अ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। इसका सबसे क्लासिक एग्जांपल है एक बार मैग्नेट के आसपास का फील्ड। यहां पर आप आराम से देख सकते हो, लाइंस कैसी हैं? कर्व्ड हैं, मतलब डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज हो रही है। और देखो, पोल्स के पास लाइंस कितनी डेंस हैं, यानी पास पास हैं, और साइड से कितनी दूर दूर हैं। इसका क्लियर मतलब है कि स्ट्रेंथ भी हर जगह सेम नहीं है। तो इस कंपैरिजन से यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का डिफरेंस एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता है, राइट? ओके, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का एग्जाम्पल तो हमने देख लिया, पर क्या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल है? बिल्कुल है। इसका सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल मिलता है एक लॉन्ग सोलेनॉइड के अंदर। हाँ, जब एक सोलेनॉइड से करंट पास होता है तो उसके अंदर का जो रीजन है ना, वहां बिल्कुल वैसे ही स्ट्रेट, पैरेलल और इक्विडिस्टेंट फील्ड लाइंस बनती हैं जैसा हमने अभी अभी ड्रॉ किया। और ये कोई छोटी मोटी प्रॉपर्टी नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बड़े बड़े साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कि MRI मशीन्स या पार्टिकल एक्सेलरेटर्स, उनमें एक्सपेरिमेंट्स के लिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि एक लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है, उसके इनसाइड यानी कि अंदर मैग्नेटिक फील्ड का नेचर कैसा होता है? क्या वो जीरो हो जाता है, या जैसे जैसे हम उसके एंड की तरफ जाते हैं वो डिक्रीज होता है, या एंड की तरफ इंक्रीज होता है, या फिर अंदर हर पॉइंट पर उसकी वैल्यू सेम रहती है? चलिए इसका अच्छे से रीजन फाइंड आउट करते हैं। अब देखो, इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले ये तो क्लियर होना चाहिए कि आखिर एक सोलेनॉइड होता क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो बेसिकली आप एक इंसुलेटेड कॉपर वायर लीजिए और उसको एक सिलेंडर के शेप में, जैसे एक स्प्रिंग होता है ना, बिल्कुल उसी तरह बहुत पास पास क्लोजली रैप कर दीजिए। बस यही स्ट्रक्चर सोलेनॉइड कहलाता है। इस पूरे सोलेनॉइड के इफेक्ट को समझने का सबसे आसान तरीका है कि हम पहले उसके सिर्फ एक सिंगल सर्कुलर लूप को ऑब्जर्व करें। देखिए, जब एक अकेले लूप से करंट पास होता है तो उसके कारण एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, और इस फील्ड का जो मैक्सिमम इफेक्ट होता है वो उसके सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड रहता है। इसका डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करते हैं। अब यहाँ से आती है सबसे इंटरेस्टिंग बात। इमेजिन कीजिए कि हमने ऐसे बहुत सारे लूप्स को एक के आगे एक बिल्कुल साइड बाय साइड रख दिया है, तो क्या होगा? उन सब की जो इंडिविजुअल मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो आपस में एड अप हो जाएंगी।
सोलेनॉइड के अंदर ये सारी फील्ड्स कंबाइन होकर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और एकदम स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रक्चर बना लेती हैं। तो टॉरॉयड इस कंबाइंड इफेक्ट का फाइनल रिजल्ट क्या निकलता है? एक लंबे सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो ऑलमोस्ट एकदम पैरेलल चलती हैं, बिल्कुल सीधी, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी हर जगह इक्वल रहता है। और जानते हैं, ये जो पैटर्न है ये एक बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टी को शो करता है। ये जो पैटर्न हमने ऑब्जर्व किया ना, पैरेलल और इक्वली स्पेस्ड लाइंस का, इसे ही हम साइंस में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का नाम देते हैं। इसकी डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल और क्लियर है। एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जिसका स्ट्रेंथ और जिसका डायरेक्शन किसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर हर एक पॉइंट पर बिल्कुल सेम हो। और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका यही है, पैरेलल एंड इक्वी डिस्टेंट फील्ड लाइंस। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन के कोर पर। अगर हम कह रहे हैं कि सोलेनॉइड के अंदर फील्ड यूनिफॉर्म है, तो इससे उसकी वैल्यू के बारे में हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? सोचिए, यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब ही क्या होता है? एक जैसा या सेम? चलिए अब अपने ऑप्शंस को एक एक करके चेक करते हैं। ऑप्शन ए कहता है कि फील्ड 0 है। ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अंदर तो सभी टर्न्स का कंबाइंड इफेक्ट फील्ड को बहुत स्ट्रांग बना रहा है। ऑप्शंस बी और सी कहते हैं कि फील्ड एंड्स की तरफ डिक्रीज या इंक्रीज होता है। ये भी इनकरेक्ट है। एक्चुअली ऐसा सोलेनॉइड के बिल्कुल एंड्स पर होता है, जिसे हम फ्रिंजिंग इफेक्ट कहते हैं, जहां फील्ड लाइंस थोड़ी फैल जाती हैं और फील्ड वीक हो जाता है। लेकिन हमारा क्वेश्चन इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनॉइड के बारे में है, जहां फील्ड यूनिफॉर्म रहता है। तो हमारे इस पूरे एनालिसिस से एक ही लॉजिकल कंक्लूजन सामने आता है। क्योंकि एक लॉन्ग सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, इसका सीधा सा मतलब है कि उस फील्ड की वैल्यू यानी कि उसकी स्ट्रेंथ अंदर के हर एक पॉइंट पर विदाउट एनी चेंज बिल्कुल सेम रहती है। तो इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। अगर एग्जाम में लिखना हो तो आप बिल्कुल ऐसे ही लिख सकते हैं, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड कैरिंग करंट इज द सेम एट ऑल पॉइंट्स। ये इस क्वेश्चन का सबसे परफेक्ट और कंप्लीट रीजन है। चलिए आज एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फिजिक्स का सवाल देखते हैं। सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ अ प्रोटॉन कैन चेंज व्हाइल इट मूव्स फ्रीली इन अ मैग्नेटिक फील्ड। हमारे पास ऑप्शंस हैं मास, स्पीड, वेलोसिटी और मोमेंटम। और देखिए यहाँ साफ लिखा है कि एक से ज्यादा आंसर भी करेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए इसे आराम से स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करते हैं। अच्छा, तो पहले इस सिचुएशन को इमेजिन करते हैं। देखिए, हमारे पास है एक प्रोटॉन, यानी एक पार्टिकल जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये प्रोटॉन एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के एरिया में एंटर कर रहा है। हमें बस इतना पता लगाना है कि जब ये उस फील्ड के अंदर होगा तो इन 4 प्रॉपर्टीज में से कौन कौन सी चेंज हो सकती हैं। देखिए, जब भी कोई चार्ज्ड पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है ना, तो उस पर एक फोर्स लगती है। इसे हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, और इसका फॉर्मूला है F = Q × V × B। पर इस फॉर्मूला में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि ये जो फोर्स F है, इसकी डायरेक्शन पार्टिकल की वेलोसिटी V के हमेशा परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री के एंगल पर होती है। तो अब सवाल ये उठता है कि ऐसी फोर्स करती क्या है जो मोशन के हमेशा परपेंडिकुलर हो। इसको समझने के लिए एक रियल लाइफ एग्जांपल सोचिए। मान लीजिए आप एक पत्थर को रस्सी से बांधकर गोल गोल घुमा रहे हैं। जो रस्सी में टेंशन फोर्स है वो हमेशा सेंटर की तरफ खींचती है, जबकि पत्थर की वेलोसिटी आगे की तरफ टेंजेंशियल होती है। ये फोर्स पत्थर को फास्ट या स्लो नहीं करती, राइट? ये सिर्फ उसकी डायरेक्शन को हर मोमेंट पे बदलती रहती है, जिससे वो गोल घूमता है। बिल्कुल यही चीज अब हमारे प्रोटॉन के साथ हो रही है। क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, ये उस पत्थर रस्सी वाले एग्जाम्पल की तरह एक सेंट्रीपेटल फोर्स का काम करती है। इसका रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट ये होता है कि प्रोटॉन सीधा नहीं जाता, बल्कि एक परफेक्ट सर्कुलर पाथ पे घूमने लग जाता है। अच्छा, अब इस सर्कुलर मोशन से एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है, वो है वर्क डन का। फिजिक्स में वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। यहां पर ये जो थीटा है, ये फोर्स और मोशन की डायरेक्शन के बीच का एंगल है। हमारे प्रोटॉन के केस में ये एंगल ही गेम चेंजर है। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, फोर्स हमेशा मोशन के परपेंडिकुलर है, यानी F और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्रीज है। और मैथ से हमें पता है cos 90 क्या होता है? 0। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि ये मैग्नेटिक फोर्स उस प्रोटॉन पर बिल्कुल भी काम नहीं कर रही। वर्क डन इज 0। तो वर्क डन 0 होने से क्या फर्क पड़ता है? यहाँ पे पिक्चर में आता है वर्क एनर्जी थ्योरम।
ये थ्योरम कहता है कि जो टोटल वर्क किसी ऑब्जेक्ट पर होता है वो उसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। अब सोचिए, अगर वर्क डन ही 0 है तो इसका मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी 0 ही होगा, यानी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है, वो बदलती नहीं। अब आइए काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला पर, जो है ½ m²। देखिए, एक प्रोटॉन का मास m तो बदलने से रहा, वो तो उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, वो तो फिक्स है। और हमने अभी प्रूफ किया कि उसकी काइनेटिक एनर्जी यानी k भी कांस्टेंट है। तो इस पूरी इक्वेशन में बचा ही क्या? सिर्फ v यानी स्पीड। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, प्रोटॉन की स्पीड भी कांस्टेंट रहनी चाहिए, स्पीड चेंज नहीं होगी। और यहाँ पर स्टूडेंट्स एक बहुत कॉमन गलती करते हैं, स्पीड और वेलोसिटी को एक ही चीज समझ लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब सिर्फ वैल्यू, जैसे 50 किलोमीटर पर आवर, जबकि वेलोसिटी एक वेक्टर है जिसमें वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। अब हमारा प्रोटॉन तो सर्कुलर पाथ पर है, इसका मतलब उसकी डायरेक्शन तो हर पल बदल रही है ना। इसलिए भले ही उसकी स्पीड कांस्टेंट है, उसकी वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है। और जैसे ही हमने वेलोसिटी की बात की, उससे जुड़ा हुआ एक और कॉन्सेप्ट है, मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला सिंपल है, P = mv। देखिए, वेलोसिटी की तरह मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो लॉजिक बिल्कुल सीधा है। अगर पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसका मोमेंटम भी जरूर चेंज होगा, क्योंकि मास तो कांस्टेंट है पर वेलोसिटी बदल रही है। तो चलिए एक बार फटाफट सब कुछ समराइज कर लेते हैं। ऑप्शन ए, मास नहीं, ये तो प्रोटॉन की अपनी प्रॉपर्टी है, चेंज नहीं होगी। ऑप्शन बी, स्पीड नहीं, क्योंकि वर्क डन 0 था, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट थी, इसलिए स्पीड भी कांस्टेंट है। ऑप्शन सी, वेलोसिटी, यस, बिल्कुल चेंज होगी क्योंकि सर्कुलर पाथ की वजह से डायरेक्शन बदल रही है। और लास्ट में ऑप्शन डी, मोमेंटम, हाँ जी, ये भी चेंज होगा क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो इस पूरी एनालिसिस के बाद हम अपने फाइनल आंसर पर आ गए हैं। इस सवाल के सही जवाब हैं ऑप्शन सी, वेलोसिटी, और ऑप्शन डी, मोमेंटम। और हाँ, एग्जाम के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है वो ये है कि मैग्नेटिक फोर्स हमेशा चार्ज पार्टिकल के मोशन की डायरेक्शन बदलती है, उसकी स्पीड पर कोई इफेक्ट नहीं डालती। चलिए आज ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिजिक्स प्रॉब्लम को आराम से समझते हैं। ये पूरा का पूरा मैग्नेटिक फोर्स के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो सवाल हमारे सामने है, बेसिकली हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो रॉड AB है, इसके डिस्प्लेसमेंट यानी इसकी मूवमेंट पर क्या फर्क पड़ेगा, और फर्क कब, जब हम 3 अलग अलग चीजें बदलेंगे। पहला, अगर रॉड में करंट बढ़ा दें। दूसरा, अगर हम और भी पावरफुल एक स्ट्रॉन्गर हॉर्सशू मैग्नेट का इस्तेमाल करें। और तीसरा, अगर रॉड की लेंथ ही बढ़ा दी जाए। तो चलो एक एक करके इन तीनों कंडीशंस को आराम से समझते हैं। ओके, अब इस डायग्राम को जरा गौर से देखो। ये हमारा पूरा सेटअप है। आप देख सकते हो कि एक कंडक्टर रॉड है जिसका नाम AB है, और वो एक हॉर्सशू मैग्नेट के ठीक बीच में रखी हुई है। अब होता क्या है कि जैसे ही इस रॉड से करंट गुजरता है, हम ऑब्जर्व करते हैं कि रॉड में एक मोशन होता है, मतलब वो अपनी जगह से हिल जाती है, डिस्प्लेस हो जाती है। पर सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ये रॉड आखिर हिलती ही क्यों है? इसके मोशन का रीजन क्या है? कोई चीज तो होगी ना जो इसे पुश कर रही है, राइट? तो इसका जवाब है एक ऐसी फोर्स जो दिखती नहीं है, जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। और ये फिजिक्स का एक गोल्डन रूल है, हमेशा याद रखना। जब भी आप किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को, मतलब एक तार जिसमें करंट है, उसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे, तो उस पर हमेशा, आई रिपीट, हमेशा एक फोर्स लगेगा, और यही फोर्स उस कंडक्टर को मूव कराता है। तो अब सवाल आता है कि इस फोर्स को नापे कैसे। इसको मेजर करने के लिए एक बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है, F = ILB। चलो इसको आराम से ब्रेक डाउन करते हैं। यहाँ F का मतलब है फोर्स और इसका यूनिट होता है न्यूटन्स। I है करंट, जिसे हम एम्पियर्स में नापते हैं। L का मतलब है कंडक्टर की लेंथ, लेकिन ध्यान देना, सिर्फ वो लेंथ जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, और इसका यूनिट है मीटर्स। फाइनली B है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, जिसका यूनिट होता है टेस्ला। ये फॉर्मूला हमें एक बहुत ही जरूरी चीज बताता है, जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट रिलेशन। सिंपल भाषा में इसका मतलब है कि जो फोर्स F है वो इन तीनों चीजों पर सीधा सीधा डिपेंड करता है, करंट I, लेंथ L और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ B। तो अगर आप इन तीनों में से किसी भी एक चीज को बढ़ाओगे तो फोर्स भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। सिंपल। तो चलो अब अपने सवाल के पहले पार्ट पर वापस आते हैं। कंडीशन क्या थी? अगर रॉड AB में करंट I को इंक्रीज कर दिया जाए तो क्या होगा?
अब हमारे पास फॉर्मूला है F इज इक्वल टू ILB और हमें साफ दिख रहा है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब साफ है, जैसे ही आप करंट बढ़ाओगे रॉड पर लगने वाला फोर्स भी बढ़ जाएगा। ओके, अब आते हैं दूसरी कंडीशन पर। यहाँ हम एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग हॉर्सशू मैग्नेट यूज कर रहे हैं। अब सोचो, स्ट्रॉन्गर मैग्नेट का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ यानी B की वैल्यू ज्यादा होगी। और हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। तो इसका रिजल्ट भी बिल्कुल सीधा है, फोर्स भी इंक्रीज हो जाएगा। और अब आगे बढ़ते हैं तीसरी और फाइनल कंडीशन पर। अगर रॉड AB की लेंथ L बढ़ा दी जाए तो क्या होगा? वही लॉजिक, वही फॉर्मूला, F इज इक्वल टू ILB। हम जानते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इसका मतलब है रॉड का जितना ज्यादा हिस्सा, जितनी ज्यादा लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट में आएगी, उस पर उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा। तो इस केस में भी लेंथ बढ़ाने पर फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। तो देखो, अब हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। हमने क्या देखा? हमने देखा कि तीनों ही केसेस में, चाहे करंट बढ़ाओ, चाहे मैग्नेट स्ट्रॉन्ग करो या रॉड की लेंथ बढ़ाओ, तीनों ही कंडीशंस में रॉड पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स इंक्रीज हो रहा है। और कंक्लूजन तो बहुत ही सिंपल है, राइट? किसी भी चीज पर आप जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे वो उतना ही ज्यादा डिस्प्लेस होगी, उतना ही ज्यादा हिलेगी। मतलब मोर फोर्स सिंपली मीन्स मोर डिस्प्लेसमेंट। तो चलो अब ये भी देख लेते हैं कि अगर ये सवाल एग्जाम में आ जाए तो एकदम परफेक्ट आंसर कैसे लिखना है। सबसे पहले आप ये एक्सप्लेन करोगे कि रॉड AB का डिस्प्लेसमेंट मैग्नेटिक फोर्स की वजह से उसके कॉज से होता है। उसके बाद आप फॉर्मूला यानी रिलेशन लिखोगे F इज इक्वल टू ILB। फिर आप इस डायरेक्ट रिलेशन को जरूर एक्सप्लेन करना कि फोर्स इन तीनों फैक्टर्स करंट, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और बिल्कुल एंड में आप अपना फाइनल कंक्लूजन लिख देना कि क्योंकि तीनों ही फैक्टर्स बढ़ाने से मैग्नेटिक फोर्स बढ़ता है, इसीलिए रॉड का डिस्प्लेसमेंट भी हर केस में इंक्रीज होगा। पूरे मार्क्स मिलेंगे। चलिए आज एक इंटरेस्टिंग फिजिक्स पजल सॉल्व करते हैं। हमें एक पॉजिटिवली चार्ज्ड अल्फा पार्टिकल दिया गया है जो वेस्ट की तरफ जा रहा है और एक मैग्नेटिक फील्ड के कॉज वो नॉर्थ की तरफ मुड़ जाता है। तो हमें पता क्या करना है? उसी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो सबसे पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ते हैं। देखिए, यहां लिखा है पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल है क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स, जैसा कि हम जानते हैं, पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं। इस पॉइंट को दिमाग में रखिएगा, ये आगे बहुत काम आएगा। अच्छा, आगे क्या दिया है? कि पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट है। सिंपल शब्दों में इसका मोशन यानी इसकी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो वेस्ट की तरफ है। और फिर जैसा हर अच्छी फिजिक्स प्रॉब्लम में होता है, एक ट्विस्ट है। पार्टिकल सीधा नहीं जाता, वो डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब उस पर कोई फोर्स लगा है और उस फोर्स की डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ है। सिंपल। तो ये डिफ्लेक्शन हुआ क्यों? इसके पीछे का फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है? जब भी कोई चार्ज्ड पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है ना, तो उस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। इस स्पेशल फोर्स को हम कहते हैं मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स। ओके, तो अब हमें तीन चीजों के बारे में पता है: पार्टिकल का मोशन, उस पर लगने वाला फोर्स और एक मैग्नेटिक फील्ड। पर इन तीनों की डायरेक्शंस का आपस में रिलेशन क्या है? इस पजल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही पावरफुल टूल है, और वो टूल है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। हाँ, यही वो रूल है जो फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच के डायरेक्शनल रिलेशन को एकदम परफेक्टली एक्सप्लेन करता है। तो ये रूल यूज कैसे करते हैं? आप अपना लेफ्ट हैंड लीजिए, अपने थंब, फोरफिंगर और मिडिल फिंगर को ऐसे स्ट्रेच कीजिए कि वो तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों। अब इसमें थंब रिप्रेजेंट करता है फोर्स की डायरेक्शन को, फोरफिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को और मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन को। अब यहाँ पर एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। रूल में हम करंट की बात कर रहे हैं और क्वेश्चन में मोशन ऑफ पार्टिकल दिया है। क्योंकि हमारा पार्टिकल यानी अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव करेगा वही डायरेक्शन कन्वेंशनल करंट आई की भी होगी। ये पॉइंट नोट कर लीजिए। चलिए अब इस सारे ज्ञान को हमारी प्रॉब्लम पर अप्लाई करके देखते हैं। इमेजिन कीजिए हमारे पास ये एक 3D एक्सिस सिस्टम है जिसमें सारी डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट और ऊपर नीचे यानी अपवर्ड और डाउनवर्ड। तो हमने अभी डिस्कस किया कि करंट की डायरेक्शन पार्टिकल के मोशन की डायरेक्शन में है, जो कि वेस्ट है। तो अपने लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर को वेस्ट की डायरेक्शन में पॉइंट कीजिए। हाँ, ऐसे ही। ठीक है, मिडिल फिंगर वेस्ट में हो गई। अब हमें यह भी पता है कि पार्टिकल पर फोर्स नॉर्थ की तरफ लग रहा है। फोर्स को कौन रिप्रेजेंट करता है? थंब। तो अपने थंब को नॉर्थ की तरफ पॉइंट कीजिए।
ओके, तो अब अपने हाथ को देखिए। मिडिल फिंगर वेस्ट की तरफ है, थंब नॉर्थ की तरफ है। तो अब आप खुद ही ऑब्जर्व कीजिए, आपकी फोर फिंगर यानी पहली उंगली किस डायरेक्शन में नेचुरली पॉइंट कर रही है। बिल्कुल सही। अगर आपने अपने हाथ को आराम से इस पोजीशन में रखा है तो आपकी फोर फिंगर सीधा ऊपर की तरफ यानी अपवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रही होगी। और जैसा कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हमें बताता है, फोर फिंगर किसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है? मैग्नेटिक फील्ड की। तो इसका सीधा सा कंक्लूजन क्या निकला? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड है। इसलिए इस पूरे एनालिसिस के बाद हम कह सकते हैं कि हमारा करेक्ट ऑप्शन है डी, अप। तो चलिए देखते हैं आज का सवाल। क्वेश्चन है, नेम 2 सेफ्टी मेजर्स कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड अप्लायंसेस। मतलब हमें ऐसी 2 चीजों के नाम बताने हैं जो हमारे घर के इलेक्ट्रिक सर्किट्स और अप्लायंसेस को सेफ रखती हैं, उन्हें डैमेज से प्रोटेक्ट करती हैं। लेकिन सीधा आंसर पे जंप करने से पहले चलो एक स्टेप पीछे जाते हैं। पहले ये सोचते हैं कि आखिर सर्किट्स को सेफ्टी की जरूरत ही क्यों पड़ती है? ऐसा क्या डेंजर है जिससे हमें उन्हें बचाना है? जब तक हम प्रॉब्लम नहीं समझेंगे, सोल्यूशन का मजा नहीं आएगा, राइट? देखो, एक नॉर्मल कंडीशन में सर्किट के अंदर सब कुछ आराम से चलता है। इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो एकदम कंट्रोल्ड और स्टेडी रहता है। इससे हमारे सारे अप्लायंसेस, टीवी हो, फैन हो, फ्रिज हो, सब बढ़िया से फंक्शन करते हैं। ये है एक आइडियल सिचुएशन, बिल्कुल परफेक्ट। पर फिर अचानक से एक एब नॉर्मल कंडीशन क्रिएट हो जाती है। करंट का फ्लो इतना ज्यादा हाई हो जाता है कि ये बहुत ही डेंजरस बन सकता है। अब इसके पीछे 2 मेन विलेंस हो सकते हैं। एक है ओवरलोडिंग और दूसरा है शॉर्ट सर्किटिंग। आइए इन दोनों को समझें। तो ओवरलोडिंग क्या है? ये बेसिकली तब होता है जब हम एक ही सॉकेट से बहुत सारे हाई पावर अप्लायंसेस एक साथ चला देते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल सोचो, आपने एक ही एक्सटेंशन कॉर्ड में हीटर, माइक्रोवेव और पानी गर्म करने वाली केटल तीनों एक साथ ऑन कर दिए। इससे सर्किट इतना ज्यादा करंट ड्रॉ करता है कि बेचारी वायर्स गर्म हो जाती हैं और आग लगने का रिस्क बढ़ जाता है। और दूसरा विलन है शॉर्ट सर्किटिंग। अब इसको ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। ये सिचुएशन तब आती है जब फॉर एग्जाम्पल वायर्स पुरानी हो जाए या उनकी इंसुलेशन खराब हो जाए और लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं। इस डायरेक्ट कांटेक्ट से सर्किट का रेजिस्टेंस सडनली बहुत बहुत कम हो जाता है और रिजल्ट ओम्स लॉ के हिसाब से एक मैसिव अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है, जिससे आग भी लग सकती है। तो इन डेंजरस सिचुएशन से, इन विलन से हमें प्रोटेक्ट करने के लिए आते हैं हमारे सर्किट के हीरोज। और हमारा हीरो नंबर 1 है द इलेक्ट्रिक फ्यूज। आप इसको एक सेल्फ सैक्रिफाइसिंग सोल्जर की तरह इमेजिन कर सकते हो, जो हमारे महंगे टीवी और फ्रिज को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस करके सर्किट को ब्रेक कर देता है। तो अगर एग्जाम में इसकी डेफिनेशन लिखनी हो तो आप ये लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज एक ऐसा सेफ्टी डिवाइस है जिसके अंदर एक स्पेशल वायर होती है। इस वायर का मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। जैसे ही करंट एक सेफ लेवल से इंक्रीज होता है, ये वायर गर्म होकर मेल्ट हो जाती है और पूरा सर्किट ब्रेक हो जाता है। और हाँ, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्यूज हमेशा लाइव वायर के साथ सीरीज में ही कनेक्ट किया जाता है। अब सवाल ये है कि इस फ्यूज वायर में ऐसी क्या खास बात है? इसके पीछे हैं इसकी 2 स्पेशल प्रॉपर्टीज। पहला, जैसा हमने डिस्कस किया, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है ताकि हाई करंट आते ही ये जल्दी से मेल्ट हो सके और सर्किट को ब्रेक कर सके। और दूसरा, इसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है। इससे क्या होता है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अकॉर्डिंग हाई रेजिस्टिविटी का मतलब है कि करंट बढ़ने पर ये बहुत तेजी से हीट जनरेट करेगा और पिघल जाएगा। इस डायग्राम में आप इसका वर्किंग प्रोसेस आराम से ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखिए, जब तक करंट नॉर्मल फ्लो कर रहा है सब ठीक है, फ्यूज की वायर इंटैक्ट है। लेकिन जैसे ही करंट का वैल्यू सेफ लिमिट को क्रॉस करता है, वही फ्यूज वायर हीट होकर मेल्ट हो जाती है और रिजल्ट सर्किट ब्रेक हो जाता है, करंट आगे जा ही नहीं पाता और हमारे सारे अप्लायंसेस डैमेज से बच जाते हैं। सिंपल। चलिए अब मिलते हैं हमारे सेकंड हीरो से। ये है अर्थिंग, जिसे हम ग्राउंडिंग भी कहते हैं। अब इसका मेन काम अप्लायंसेस को नहीं बल्कि हमें यानी यूजर को डेंजरस इलेक्ट्रिक शॉक से प्रोटेक्ट करना है। सोचने के लिए आप इसको एक्सेस करंट के लिए एक इमरजेंसी एग्जिट की तरह इमेजिन कर सकते हैं। आइए इस साइड बाय साइड कंपैरिजन से इसका इंपॉर्टेंस समझते हैं। लेफ्ट साइड में देखिए, विदाउट अर्थिंग। अगर किसी अप्लायंस में कोई फॉल्ट होता है और लाइव वायर उसकी मेटल बॉडी को टच कर जाती है, तो उसे टच करते ही करंट हमारी बॉडी से पास होगा और एक बहुत ही सिवियर शॉक लगेगा। लेकिन अब राइट साइड में देखिए, अर्थिंग के साथ वही एक्स्ट्रा लीकेज करंट अर्थ वायर के लो रेजिस्टेंस पाथ से सीधा जमीन में यानी ग्राउंड में चला जाता है। इससे फ्यूज भी ब्लो हो जाता है और हम बिल्कुल सेफ रहते हैं।
तो पूरा कॉन्सेप्ट समझने के बाद इस क्वेश्चन का एक परफेक्ट एग्जाम आंसर लिखने के लिए आप इन 2 पॉइंट्स को मेंशन कर सकते हैं। नंबर 1, इलेक्ट्रिक फ्यूज। ये एक सेफ्टी डिवाइस है जो सीरीज में कनेक्ट होता है और सर्किट और अप्लायंसेस को ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग के डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। और नंबर 2, अर्थिंग। ये एक प्रोटेक्टिव मेजर है जिसमें अप्लायंस की मेटालिक बॉडी को अर्थ से कनेक्ट किया जाता है ताकि यूजर को पोटेंशियल इलेक्ट्रिक शॉक से प्रोटेक्ट किया जा सके। वी होप आपको तो चलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं। हमें दिया गया है एक इलेक्ट्रिक ओवन जिसका पावर रेटिंग है 2 किलोवाट। इसे एक डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट यानी हमारे घर के सर्किट में ऑपरेट किया जा रहा है जहां वोल्टेज है 220 वोल्ट और उस सर्किट की जो करंट रेटिंग है वो है 5 एम्पियर। क्वेश्चन है कि इसका क्या रिजल्ट होगा और उसे हमें एक्सप्लेन करना है। बेसिकली हमें ये पता लगाना है कि जब इतने हैवी अप्लायंस को एक नॉर्मल सर्किट में लगाएंगे तो क्या इफेक्ट होगा। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन में जो वैल्यूज दिए हैं उनका मीनिंग समझते हैं। देखिए, ओवन का पावर यानी P है 2 किलोवाट, वोल्टेज यानी V है 220 वोल्ट्स जो इंडिया में स्टैंडर्ड डोमेस्टिक सप्लाई है, और सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू है सर्किट की करंट रेटिंग जो 5 एम्पियर है। इसका मतलब ये है कि ये सर्किट जिस पर लाइट्स या फैंस जैसे छोटे अप्लायंस चलते हैं सेफली सिर्फ 5 एम्पियर तक का ही करंट झेल सकता है। अब ये करंट रेटिंग क्या चीज़ है? ये कॉन्सेप्ट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप एक एग्जाम्पल से समझो, जैसे एक पानी का पाइप। हर पाइप की एक कैपेसिटी होती है। अगर आप उसमें उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा पानी फोर्स करोगे तो पाइप पर प्रेशर बढ़ेगा और वो फट सकता है। सेम कंडीशन यहाँ है। करंट रेटिंग सर्किट की मैक्सिमम करंट सहने की प्रॉपर्टी है। इस वैल्यू को एक्सीड करना एक डेंजरस कंडीशन क्रिएट कर सकता है। तो अब फाइनल रिजल्ट तक पहुंचने के लिए हमारा सबसे पहला काम यह है कि हम ये फाइंड आउट करें कि ये जो 2 किलोवाट का ओवन है इसको आखिर चलने के लिए कितना करंट चाहिए। अगर हमें इसकी करंट की रिक्वायरमेंट पता चल गई तभी तो हम 5 एम्पेयर की रेटिंग से कंपेयर कर पाएंगे। और इस करंट की वैल्यू निकालने के लिए जो रिलेशन हम अप्लाई करेंगे वो है पावर फॉर्मूला। फिजिक्स में ये एक बहुत फंडामेंटल फॉर्मूला है, P = V × I, यानी पावर का वैल्यू वोल्टेज और करंट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। इसी फॉर्मूला को यूज करके हम I यानी करंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आप कैलकुलेशन से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जहां पर स्टूडेंट्स एग्जाम में अक्सर गलती करते हैं और मार्क्स लूज कर जाते हैं, वो है यूनिट्स का कन्वर्जन। यहां देखिए, पावर की वैल्यू किलोवाट यानी किलोवाट में दी है। कैलकुलेशन के लिए हमें इसको उसकी SI यूनिट यानी वॉट्स में कन्वर्ट करना होगा। तो 2 किलोवाट का वैल्यू हो जाएगा 2 × 1000 यानी 2000 वॉट्स। ये स्टेप कभी मत भूलना। चलिए, अब हमारे पास पावर की वैल्यू वॉट्स में आ गई है तो हम अपने मेन फॉर्मूला को रीअरेंज कर सकते हैं। क्योंकि हमें करंट यानी I का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला बन जाएगा I = P/V। अब हम इसमें वैल्यूज डालने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। अब इस रीअरेंज फॉर्मूला में हम वैल्यूज को पुट करते हैं। पावर P की जगह हम रखेंगे 2000 वॉट्स और वोल्टेज V की जगह रखेंगे 220 वोल्ट्स। तो हमारी इक्वेशन बनती है I = 2000 / 220। और जब हम इस कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें जो वैल्यू मिलती है वो है 9.09 एम्पियर्स। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि जब ये ओवन चलेगा तो ये सर्किट से 9.09 एम्पियर्स का करंट ड्रॉ करने की कोशिश करेगा। और ये स्लाइड हमें पूरी प्रॉब्लम एकदम क्लियर कर देती है। यहां देखिए, ओवन को करंट चाहिए 9.09 एम्पियर्स, लेकिन हमारे सर्किट की सेफ लिमिट उसकी रेटिंग कितनी है? सिर्फ 5 एम्पियर्स। इसका मतलब ओवन की करंट रिक्वायरमेंट सर्किट की कैपेसिटी से कहीं ज़्यादा है। ये वैल्यू तो ऑलमोस्ट डबल है। तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये है कि ओवन द्वारा ड्रॉ किया गया करंट 9.09 एम्पियर्स सर्किट की रेटिंग 5 एम्पियर्स से बहुत ज़्यादा है। और इस स्पेसिफिक कंडीशन को जब एक अप्लायंस सर्किट की कैपेसिटी से ज़्यादा करंट ड्रॉ करता है तो उसे फिजिक्स में ओवरलोडिंग कहते हैं। यही हमारा इमीडिएट रिजल्ट है। लेकिन इस ओवरलोडिंग का इफेक्ट क्या होगा, इसे एक्सप्लेन करना भी जरूरी है। जब इतना हाई करंट 9.09 एम्पियर्स उस 5 एम्पियर वाले सर्किट से पास करेगा तो उस सर्किट में लगा हुआ फ्यूज वायर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। इतना गर्म कि वो पिघल जाएगा यानी मेल्ट हो जाएगा और सर्किट को ब्रेक कर देगा। तो हमारा फाइनल कंक्लूजन ये है कि फ्यूज का सर्किट को ब्रेक करना एक सेफ्टी मेजर है। फ्यूज इसलिए सर्किट को तोड़ देता है ताकि घर की वायरिंग जरूरत से ज्यादा गर्म ना हो, हमारा ओवन डैमेज होने से बच जाए और सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉसिबल इलेक्ट्रिकल फायर का जो बड़ा रीजन है वो खतरा टल जाए। इसलिए फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस की तरह एक्ट करता है।
तो आज का हमारा क्वेश्चन है, व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू अवॉइड द ओवरलोडिंग ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स। मतलब हमारे घर के जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स हैं उनकी ओवरलोडिंग से बचने के लिए हमें क्या प्रिकॉशन यानी क्या सावधानी अप्लाई करनी चाहिए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये हमारी डेली लाइफ की सेफ्टी से जुड़ा हुआ है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को आज अच्छे से समझते हैं। अब देखिए, ये इमेज आपको काफी जानी पहचानी लग रही होगी, है ना? अक्सर हमारे घरों में एक ही सॉकेट में इतने सारे प्लग्स लगा दिए जाते हैं। हम सोचते हैं कि ये एक इजी सोल्यूशन है, लेकिन सच तो ये है कि हम अनजाने में एक बहुत ही डेंजरस कंडीशन क्रिएट कर रहे होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये ओवरलोडिंग का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए सबसे पहले इन दो कीवर्ड्स का अच्छे से मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। पहला है ओवरलोडिंग और दूसरा है प्रिकॉशन। अगर हम इन दोनों का एक्चुअल मीनिंग समझ गए तो इसका सॉल्यूशन हमें अपने आप ही मिल जाएगा। अच्छा, तो सबसे पहले ये इलेक्ट्रिकल ओवरलोडिंग आखिर है क्या? इसको समझने के लिए एक पानी के पाइप का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक पतली सी पाइप है, उसकी एक लिमिट है कि वो कितना पानी हैंडल कर सकती है। अगर आप उस लिमिट से ज्यादा पानी फोर्स करेंगे तो पाइप पर प्रेशर बढ़ेगा और वो फट सकती है। बिल्कुल यही प्रोसेस इलेक्ट्रिक सर्किट्स में होता है। हर वायर की एक सेफ्टी लिमिट होती है। जब उस वायर से फ्लो होने वाला इलेक्ट्रिक करंट उसकी सेफ्टी लिमिट से एक्सीड कर जाता है तो उसी कंडीशन को हम ओवरलोडिंग कहते हैं। ओवरलोडिंग का सबसे डेंजरस इफेक्ट क्या है? जब करंट अपनी लिमिट से ज्यादा फ्लो करता है तो वो वायर्स में बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। इस हीट के कॉज वायर्स के ऊपर जो प्लास्टिक की इंसुलेशन होती है वो पिघल सकती है। इससे शॉर्ट सर्किट हो सकता है और आग लगने का भी रीजन बन सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये एक्स्ट्रा करंट आपके कीमती अप्लायंसेस को भी परमानेंटली डैमेज कर सकता है। अब सवाल उठता है कि ओवरलोडिंग का मेन कॉज क्या है? इसके दो मेन रीजन होते हैं। पहला, जो सबसे कॉमन है, एक ही सॉकेट में एक साथ कई हाई पावर अप्लायंसेस कनेक्ट कर देना, जैसे कि गीजर, एसी या माइक्रोवेव। ये सारे अप्लायंसेस बहुत ज्यादा करंट ड्रॉ करते हैं। और दूसरा रीजन है वोल्टेज सर्ज, यानी जब सप्लाई वोल्टेज अचानक से एक्सीडेंटली बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। ओके, तो अब हमें प्रॉब्लम्स भी पता हैं और इसके कॉजेज भी क्लियर हैं। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इस डेंजरस सिचुएशन को प्रिवेंट कैसे किया जाए। ऐसा क्या सेफ्टी मेजर हम अप्लाई कर सकते हैं जिससे हमारे घर और हमारे अप्लायंसेस इस ओवरलोडिंग के डेंजर से सेफ रहें? इससे बचने के लिए हमारे पास दो की प्रिकॉशंस हैं। पहली तो एक आम सावधानी है, एक ही सॉकेट में एक साथ बहुत सारे हाई पावर अप्लायंसेस को कनेक्ट करना अवॉइड करें। और दूसरी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग सोल्यूशन है, अपने घर के इलेक्ट्रिक सर्किट में एक सूटेबल सेफ्टी डिवाइस जैसे कि इलेक्ट्रिक फ्यूज या फिर एमसीबी का यूज करना। चलिए पहले सेफ्टी डिवाइस यानी इलेक्ट्रिक फ्यूज को देखते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल सा डिवाइस है। इसके अंदर एक स्पेशल मटेरियल से बनी वायर होती है जिसकी प्रॉपर्टी ये है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। और एक बात हमेशा याद रखनी है, जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं, फ्यूज को हमेशा सर्किट के साथ सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। तो ये काम कैसे करता है? जब भी सर्किट में ओवरलोडिंग के कारण करंट ज़रूरत से ज़्यादा इंक्रीज होता है तो फ्यूज़ की वायर बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाती है, और क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट लो है, ये वायर पिघल जाती है और टूट जाती है। वायर के टूटने से सर्किट ब्रेक हो जाता है, करंट का फ्लो रुक जाता है और इस तरह हमारे सारे अप्लायंसेस डैमेज होने से बच जाते हैं। अब आते हैं एक मॉडर्न सोल्यूशन पर, एमसीबी यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये आपने अपने घरों में ज़रूर देखा होगा। ये फ्यूज़ का ही एक एडवांस्ड वर्जन है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये रीयूजेबल होता है। मतलब जब ये सर्किट ब्रेक करता है तो आपको इसे फ्यूज़ की तरह रिप्लेस नहीं करना पड़ता। अच्छा, तो एमसीबी कैसे वर्क करता है? ये करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट के प्रिंसिपल पर काम करता है। जब भी करंट एक सेफ लिमिट से ज्यादा हो जाता है तो एमसीबी का स्विच ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाता है, यानी ऑफ पोजीशन में चला जाता है। इससे सर्किट ब्रेक हो जाता है और जब प्रॉब्लम ठीक हो जाए तो आप इस स्विच को मैनुअली वापस ऑन कर सकते हैं। तो अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात पर कि एग्जाम में इसका परफेक्ट आंसर कैसे लिखना है। फुल मार्क्स के लिए आपको ये 2 पॉइंट्स जरूर लिखने हैं। पॉइंट नंबर 1, the use of safety devices like an electric fuse or an MCB is the most important precaution. Or point number 2, one should also avoid connecting too many high-power appliances into a single socket simultaneously.
ये दोनों पॉइंट्स आपके आंसर को कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द मैग्नेटिक फील्ड नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में ये पूछ रहा है कि अगर हमारे पास एक लंबी सीधी वायर है और उसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसका पैटर्न उसका शेप कैसा होगा। इन 4 ऑप्शंस में से हमें वही सही वाला डिस्क्रिप्शन पहचानना है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने के लिए ना 2 चीजें समझनी बहुत जरूरी हैं। 2 की टर्म्स हैं यहाँ पे। एक तो है मैग्नेटिक फील्ड खुद और दूसरा है ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो चलिए सबसे पहले इन दोनों का मतलब अच्छे से क्लियर कर लेते हैं कि इस सवाल में इनका क्या रोल है। तो आखिर ये मैग्नेटिक फील्ड चीज क्या है? सोचो, ये एक तरह का इनविजिबल एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है। एक ऐसा रीजन जहां तक किसी मैग्नेट का या फिर किसी मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज का फोर्स महसूस किया जा सकता है। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझो। जैसे आप शांत पानी में एक पत्थर फेंकते हो तो उसके चारों तरफ ऐसी गोल गोल रिपल्स बन जाती हैं, राइट? बिल्कुल वैसे ही एक करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ भी एक फोर्स का फील्ड बन जाता है। और हाँ, एग्जाम में अगर डेफिनेशन आती है तो आपको ऐसी ही लैंग्वेज यूज करनी है। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ मैग्नेट्स ही नहीं बनाते। नहीं, जब भी, आई रिपीट, जब भी किसी वायर से इलेक्ट्रिक करंट गुजरता है तो उसके चारों तरफ हमेशा एक मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। देखिए इस डायग्राम में कितना अच्छे से दिखाया है। जैसे ही वायर में करंट ऑन होता है, पास में रखी हुई कंपास की नीडल देखो डिफ्लेक्ट हो गई। ये इस मैग्नेटिक इफेक्ट का आंखों देखा एक डायरेक्ट प्रूफ है। और मैं बताऊं, ये फिजिक्स में एक बहुत बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। ओके, तो अब तक ये तो बिल्कुल साफ हो गया कि हाँ भाई, करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनती है, ठीक है। लेकिन हमारे क्वेश्चन का मेन पॉइंट क्या था? वो ये था कि उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है और उसकी शेप कैसी है, राइट? सिर्फ इतना जानना काफी नहीं है कि फील्ड है ना, हमें उसका एग्जैक्ट पैटर्न पता करना होगा, तभी तो हम सही ऑप्शन चूज कर पाएंगे। तो इस पजल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक जादुई टूल है। इसे कहते हैं राइट हैंड थंब रूल। ये रूल हमें क्या बताता है? ये हमें किसी भी सीधी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन फाइंड करने में हेल्प करता है। और सुनो, एक एग्जाम टिप भी ले लो। एग्जाम में इस रूल का नाम जरूर लिखना, इससे आपके आंसर को एक्स्ट्रा वेटेज मिलती है। तो चलिए अब इस रूल को यूज करना सीखते हैं। मेरे साथ साथ इमेजिन करो। सबसे पहले ये सोचो कि आपने उस करंट वाली वायर को अपने सीधे हाथ में यानी राइट हैंड में पकड़ लिया है, ठीक है। अब अपना अंगूठा यानी थंब उस डायरेक्शन में रखो जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है। कर लिया? और बस फाइनल स्टेप। अब देखो कि आपकी बाकी उंगलियां वायर के चारों तरफ कैसे घूम रही हैं, कैसे कर्ल हो रही हैं। बस जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स कर्ल हो रही हैं ना, वही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन। ये जो कर्लिंग मोशन है, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो जब हमने राइट हैंड थंब रूल लगाया तो इसका रिजल्ट क्या निकला? हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? ये कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो वायर के चारों तरफ गोल गोल कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का पैटर्न बनाती हैं। अच्छा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का क्या मतलब है? सिंपल है, ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर एक ही हो। और इस केस में वो सेंटर पॉइंट क्या है? वो है हमारी वायर। तो देखा, इस रूल ने हमें फील्ड का शेप बता दिया। चलो, अब जब हमें कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से समझ आ गया है तो वापस अपने मेन सवाल पे चलते हैं। अब टाइम है इस नॉलेज को अप्लाई करने का और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही बैठता है। ओके, तो ये रहे हमारे 4 ऑप्शंस। एक बार फिर से देख लेते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि फील्ड स्ट्रेट लाइंस हैं जो वायर के परपेंडिकुलर हैं। ऑप्शन बी बोलता है नहीं, फील्ड स्ट्रेट लाइंस हैं लेकिन वायर के पैरेलल हैं। फिर आता है ऑप्शन सी जो कहता है कि फील्ड रेडियल लाइंस है, मतलब वायर से सीधा बाहर की तरफ निकल रही हैं। और आखिर में है ऑप्शन डी जो कहता है कि फील्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की तरह है जिनका सेंटर वायर है। चलिए अब गलत जवाबों को एक एक करके हटाते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस का पैटर्न इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है, मैग्नेटिक फील्ड का नहीं। और ये एक ऐसी गलती है जो बहुत स्टूडेंट्स करते हैं, तो इसका ध्यान रखना। फिर है ऑप्शन बी पैरेलल लाइंस। ये तो हमारे राइट हैंड थंब रूल के बिल्कुल खिलाफ जाता है, पॉसिबल ही नहीं है। और ऑप्शन सी यानी रेडियल लाइंस, इसका मतलब तो ये हुआ कि फील्ड लाइंस वायर से बाहर की तरफ निकल रही हैं, जो हमने अभी अभी देखा कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। तो देखो, हमने ए, बी और सी तीनों को ही रूल आउट कर दिया, तो बचा क्या? हमारा फाइनल ऑप्शन डी। चलो इसको अच्छे से कंफर्म करते हैं। ये कहता है द फील्ड कंसिस्ट्स ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स सेंटर्ड ऑन द वायर।
और ये बात हमारे राइट हैंड थंब रूल के रिजल्ट से 100% मैच करती है। फील्ड लाइंस गोल सर्कुलर लूप्स ही बनाती हैं, इसलिए ऑप्शन डी ही हमारा बिल्कुल करेक्ट कंक्लूजन है। और याद रखिएगा, एग्जाम में फुल मार्क्स लाने हैं तो इस कॉन्सेप्ट के साथ ये वाला डायग्राम बनाना बहुत बहुत जरूरी है। तो चलिए आज एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सवाल हमसे ये पूछ रहा है, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट क्या होता है? ऑप्शंस हैं, सब्सटैंशियली रिड्यूस होता है, चेंज नहीं होता, हेवीली इंक्रीज होता है या कंटिन्यूअसली वेरी करता है। यानी आसान भाषा में, जब शॉर्ट सर्किट होता है तो सर्किट के करंट के साथ क्या होता है। इसको अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि शॉर्ट सर्किट आखिर है क्या चीज। अब देखो, ये एक बिल्कुल नॉर्मल अच्छे से काम करने वाला सर्किट है। इसमें क्या क्या है? एक बैटरी है, एक स्विच है और एक बल्ब है जो आराम से जल रहा है। यहां पर जो बल्ब है ना, उसको हम कहते हैं लोड। करंट, जैसा कि आप जानते हैं, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है, बल्ब से होकर गुजरता है और नेगेटिव टर्मिनल में वापस चला जाता है। और हर बल्ब का अपना एक रेजिस्टेंस होता है। ये रेजिस्टेंस करंट के फ्लो को कंट्रोल में रखता है ताकि बल्ब सेफ तरीके से जलता रहे। अब आती है असली कहानी। समझो कि गलती से एक वायर बैटरी के दोनों टर्मिनल से सीधा कनेक्ट हो जाती है, बल्ब को बाईपास करते हुए। अब करंट के पास ना दो रास्ते हैं। एक रास्ता है बल्ब के थ्रू, जिसमें थोड़ा रेजिस्टेंस है, थोड़ी रुकावट है, और दूसरा रास्ता है इस नई वायर का, जो एकदम खाली हाईवे जैसा है, जिसमें रेजिस्टेंस ना के बराबर है। तो करंट क्या करेगा? करंट हमेशा आसान रास्ता यानी लो रेजिस्टेंस पाथ ही चूज करता है। इसीलिए सारा का सारा करंट उस नई वायर से भाग जाएगा और बेचारा बल्ब वो ऑफ हो जाएगा। इस कंपैरिजन से आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। देखो, नॉर्मल सर्किट में हाई रेजिस्टेंस था, इसलिए करंट बिल्कुल कंट्रोल में था, सेफ था। लेकिन शॉर्ट सर्किट में क्या हुआ? रेजिस्टेंस एकदम वेरी लो हो गया। और बस यही है इसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर। इसको दिमाग में बिठा लो। शॉर्ट सर्किट का मतलब ही है सर्किट के टोटल रेजिस्टेंस का बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाना। अब इस पूरे प्रोसेस को ना एक ही फंडामेंटल रूल कंट्रोल करता है। फिजिक्स का एक सुपरस्टार लॉ है, ओम्स लॉ। ये हमें वोल्टेज यानी V, करंट यानी I और रेजिस्टेंस यानी R के बीच का एक सिंपल सा रिलेशन बताता है। और फॉर्मूला क्या है? V = I × R। बस इसी फॉर्मूला को अप्लाई करके हमें अपना आंसर मिलने वाला है। ठीक है, तो हमें क्या पता करना है? हमें करंट यानी I में होने वाला चेंज फाइंड करना है। तो चलो इस फॉर्मूला को थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। अगर I को एक साइड ले आएं तो फॉर्मूला बन जाएगा I = V/R। अब इस रिलेशन से I और R का कनेक्शन एकदम साफ साफ दिख रहा है। अब देखो इसका ये इफेक्ट। फॉर्मूला है I = V/R। यहां V यानी बैटरी का वोल्टेज वो तो कांस्टेंट है, लेकिन हमने अभी क्या देखा? शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में रेजिस्टेंस यानी R का वैल्यू बहुत बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाता है, लगभग 0 के पास। तो अब थोड़ा सा मैथ सोचो। अगर किसी फ्रैक्शन में नीचे वाला नंबर यानी डिनोमिनेटर बहुत ही छोटा हो जाए तो पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी? वो बहुत बड़ी हो जाएगी। बस यही होता है करंट के साथ। ये एक इनवर्स रिलेशन है। जैसे ही R नीचे जाएगा, I ऊपर की तरफ भागेगा। और हाँ, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए और इसका रीजन लिखना हो तो बस यही एक पॉइंट लिखना है कि इन अ शॉर्ट सर्किट द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बिकम्स वेरी लो। यही इसका मेन रीजन है। इस पॉइंट से एग्जामिनर को समझ आ जाएगा कि आपने कॉन्सेप्ट को रट्टा नहीं मारा है, बल्कि अच्छे से समझा है। तो चलो वापस चलते हैं अपने ओरिजिनल सवाल पर। अब जब हमने ओम्स लॉ अप्लाई करके पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया है, तो सही ऑप्शन पहचानना तो बहुत ईजी है। हमारा कंक्लूजन क्या निकला था? यही ना कि करंट की वैल्यू बहुत हेवीली इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इंक्रीजेज हेवीली। इसका कॉज एकदम सिंपल है। शॉर्ट सर्किट में रेजिस्टेंस के बहुत लो हो जाने की वजह से करंट का वैल्यू हेवीली इंक्रीज हो जाता है। तो इस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन को एक फाइनल टाइम देख लेते हैं। कंडीशन है शॉर्ट सर्किट। इसका मेन कॉज क्या है? रेजिस्टेंस बिकम्स वेरी लो। और इसका डायरेक्ट इफेक्ट क्या होता है? करंट इंक्रीजेज हेवीली। यही इस पूरे कॉन्सेप्ट का चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है जिसमें 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, राइट? हमें बस ये आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स। चलो एक एक करके इनको देखते हैं। ओके, तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं। ये एक लॉन्ग सर्कुलर कॉइल के बारे में बात कर रहा है, जिसको हम सोलेनॉइड भी कहते हैं, राइट? और क्वेश्चन ये है कि इसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रक्चर कैसा होगा। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए ना, चलो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सोचो, हमारे पास एक सिंपल सीधा सा वायर है और उसमें से करंट I फ्लो हो रहा है।
अब हम जानते हैं कि इसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बी बन जाता है। और इसकी डायरेक्शन कैसे पता करते हैं? बिल्कुल, उसके लिए हम राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करते हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। सोचिए, अगर हम इसी सीधे वायर को बेंड करके एक सर्कुलर लूप बना दें तो क्या चेंज आएगा? देखो, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि लूप के बिल्कुल सेंटर में सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक ही डायरेक्शन में इकट्ठी हो जाती हैं। इसका रिजल्ट क्या होता है? सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट है वो काफी इंक्रीज हो जाता है। और फिर जब हम ऐसे ही एक नहीं बहुत सारे सर्कुलर लूप्स को एक साथ बिल्कुल पास पास रख देते हैं तो वो स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? वही है हमारा सोलेनॉइड। और एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट होता है ना, वो एक बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टी दिखाता है। आप इस डायग्राम को देखो ध्यान से। अंदर की जो फील्ड लाइंस हैं वो बिल्कुल पैरेलल और एकदम स्ट्रेट हैं। देखो, ये पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी एग्जाम में सोलेनॉइड के बारे में क्वेश्चन आए ना, तो ये डेफिनेशन आपको जरूर लिखनी है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होता है? सिंपल सा मतलब है कि सोलेनॉइड के अंदर आप किसी भी पॉइंट पे चले जाओ, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ और उसकी डायरेक्शन बिल्कुल सेम रहेगी। और इस प्रॉपर्टी का मेन रीजन यही पैरेलल स्ट्रेट लाइंस हैं। तो अब इस प्योर साइंटिफिक रीजन के बेसिस पर हम क्या कह सकते हैं? हमारा जो पहला स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट ए, वो बिल्कुल ट्रू है। एक लॉन्ग सर्कुलर कॉइल यानी कि एक सोलेनॉइड, उसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड हमेशा पैरेलल स्ट्रेट लाइंस ही होती हैं। सिंपल। ओके, सो पहला पार्ट तो क्लियर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर। स्टेटमेंट बी जो है वो हमारे घरों में यूज होने वाली इलेक्ट्रिक सप्लाई के वायर से रिलेटेड है। और ये सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आखिर ये अलग अलग कलर के वायर्स का फंक्शन क्या होता है। तो देखो, हमारे घरों के सर्किट्स में बेसिकली 3 तरह के वायर्स यूज होते हैं। सबसे पहले आता है लाइव वायर। इसमें हाई पोटेंशियल होता है और जो नया कन्वेंशन है उसके हिसाब से इसका कलर होता है ब्राउन। फिर आता है न्यूट्रल वायर। इसका काम है सर्किट को कंप्लीट करना और इसका कलर है लाइट ब्लू। और फाइनली तीसरा है अर्थ वायर। ये एक सेफ्टी मेजर है और इसका कलर ग्रीन या फिर येलो होता है। और हाँ, ये कोई ऐसे ही नहीं है, ये एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है। सही कलर कोड को फॉलो करना एक बहुत ही क्रिटिकल सेफ्टी कंडीशन है। क्यों? ताकि इलेक्ट्रिक शॉक्स जैसे जो अनवांटेड एक्सीडेंट्स हैं उनसे बचा जा सके। बेसिकली यही इस कलर कोडिंग का मेन रीजन है। अच्छा, तो अब हम क्वेश्चन के स्टेटमेंट को जो एक्चुअल कन्वेंशन है उससे कंपेयर करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ग्रीन इंसुलेशन वाला वायर लाइव वायर है, लेकिन हमने अभी अभी क्या देखा कि एक्चुअल कन्वेंशन के हिसाब से ग्रीन इंसुलेशन वाला वायर तो अर्थ वायर होता है। तो यहां पर एक क्लियर कॉन्ट्रडिक्शन है ना? तो इसीलिए हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है यानी स्टेटमेंट बी, वो हो जाता है फॉल्स। और याद रखना, एग्जाम में फुल मार्क्स के लिए आपको सिर्फ फॉल्स नहीं लिखना, उसके साथ ये करेक्ट रीजन भी देना होगा कि ग्रीन वायर लाइव वायर नहीं बल्कि अर्थ वायर होता है, जो एक सेफ्टी वायर है। चलिए, आज हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझेंगे। सवाल हमसे पूछ रहा है, लिस्ट 2 मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड्स। देखो, इसका जवाब देने से पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर ये मैग्नेटिक फील्ड चीज क्या है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। बहुत सिंपल वर्ड्स में अगर समझें तो ये एक मैग्नेट के चारों तरफ का एक इनविजिबल एरिया है जहां उसका फोर्स यानी कि उसका मैग्नेटिक इफेक्ट फील किया जा सकता है। अब देखो, हम सब जानते हैं कि एक परमानेंट मैग्नेट के पास तो मैग्नेटिक फील्ड होता ही है, लेकिन यहां सवाल ये उठता है कि क्या हम बिना किसी परमानेंट मैग्नेट के सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं? तो इसका आंसर है यस। और ये छुपा है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के एक बहुत ही डीप रिलेशन में, जिसे सबसे पहले हैंस क्रिश्चियन अर्स्टेड ने ऑब्जर्व किया था। उन्होंने एक बहुत ही सिंपल सा ऑब्जर्वेशन किया। उन्होंने देखा कि जब भी एक वायर से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो उसके पास रखा हुआ कंपास का नीडल डिफ्लेक्ट हो जाता है, मतलब हिलने लगता है। इसका कंक्लूजन बहुत ही पावरफुल था, ये कि इलेक्ट्रिक करंट, जो कि आखिर मूविंग चार्जेस ही हैं, अपने चारों तरफ हमेशा एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। और स्टूडेंट्स, बस यही है हमारा पहला मेथड। कितना सिंपल एग्जाम्पल है, देखो। जब भी एक सीधे वायर या कंडक्टर से करंट फ्लो करता है तो उसके चारों तरफ इस तरह से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के शेप में एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और हाँ, एक कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं वो ये भूल जाते हैं कि करंट का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट भी उतना ही स्ट्रांग होगा। मोर करंट मतलब स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। तो ठीक है, एक सीधे वायर से फील्ड तो बन गया, लेकिन सोचो, क्या हम इस फील्ड को और स्ट्रांग बना सकते हैं? हाँ, बिल्कुल।
अगर हम उसी वायर को बेंड करके एक सर्कुलर लूप बना दें तो क्या होगा? सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लूप के सेंटर में आकर कॉन्सेंट्रेट हो जाती हैं और इससे फील्ड थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है। एक सिंगल लूप से फील्ड थोड़ा सा स्ट्रांग तो हुआ, लेकिन इससे भी और स्ट्रांग करने का एक बेहतर प्रोसेस है, और वही है हमारा सेकंड मेथड। बस इमेजिन करो कि हम एक इंसुलेटेड वायर लें और उसे एक सिलेंडर के ऊपर इस तरह से बहुत सारे लूप्स में टाइटली रैप कर दें। बस इसी स्ट्रक्चर को हम सोलेनॉइड कहते हैं। ऐसा करने का रिजल्ट ये होता है कि हर एक लूप का मैग्नेटिक फील्ड आपस में ऐड हो जाता है और इसके कारण सोलेनॉइड के अंदर एक बहुत ही स्ट्रांग और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। पता है, ये फील्ड देखने में बिल्कुल एक बार मैग्नेट जैसा ही होता है, लेकिन इनमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक बार मैग्नेट तो परमानेंट होता है, पर सोलेनॉइड एक टेम्पररी मैग्नेट है जिसके फील्ड को हम करंट से ऑन या ऑफ कर सकते हैं, उसकी स्ट्रेंथ को भी चेंज कर सकते हैं और करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करके उसकी पोलैरिटी यानी नॉर्थ साउथ पोल्स को भी चेंज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने ओरिजिनल क्वेश्चन का फाइनल आंसर लिखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के दो मेन मेथड्स हैं। पहला, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर यानी एक सीधे वायर का यूज करके, और दूसरा मेथड है एक सोलेनॉइड का यूज करके, जिसमें हम वायर को एक कॉइल के फॉर्म में यूज करते हैं। तो आज का सवाल है, When is the force experienced by a current-carrying conductor placed in a magnetic field largest? आसान भाषा में सवाल ये पूछ रहा है कि जब हम एक करंट वाले वायर को यानी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर सबसे ज्यादा यानी मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा। हमें वो परफेक्ट कंडीशन पता करनी है। चलो इस सवाल को थोड़ा तोड़ के देखते हैं ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए। सबसे पहले है फोर्स, यानी वो धक्का या खिंचाव जो हमारा कंडक्टर फील करेगा। फिर है करंट कैरिंग कंडक्टर, जो बेसिकली एक वायर है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है। इसको रखा गया है एक मैग्नेटिक फील्ड में, जो एक मैग्नेट के आसपास का एरिया है जहां उसका इफेक्ट रहता है, और हमें ढूंढना है कि ये फोर्स लार्जेस्ट यानी सबसे ज्यादा कब होगा। अब इसका पूरा राज छिपा है एक सिंपल से फॉर्मूला में, वो है F = ILB sin थीटा। डरना मत, ये बहुत सिंपल है और यही फॉर्मूला हमें हमारे सवाल का बिल्कुल आसानी से जवाब दे देगा। तो ये FILB आखिर हैं क्या? चलो देखते हैं। F है वो फोर्स जिसे हम ढूंढ रहे हैं, I है करंट की वैल्यू, L है कंडक्टर की लेंथ और B है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ। लेकिन इन सब में इस सवाल का असली हीरो है थीटा। ये वो एंगल है जिस पर हमने कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है। अच्छा, अब एक चीज सोचो, मान लो हमने करंट I, लेंथ L और मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू को फिक्स कर दिया, मतलब हम उन्हें चेंज नहीं कर रहे हैं, तो अब फोर्स की वैल्यू किस चीज पर डिपेंड करेगी? बिल्कुल सही, सिर्फ एक चीज पर, और वो है एंगल थीटा। तो सारा खेल इसी एंगल का है। तो अब हमारा मेन सवाल बस इतना सा रह गया है, आखिर वो कौन सा एंगल थीटा है जिस पर फोर्स F अपनी सबसे बड़ी यानी लार्जेस्ट वैल्यू तक पहुंचता है। यहां देखो कितना क्लियर रिलेशन है। जब एंगल 0 डिग्री है मतलब वायर फील्ड के पैरेलल है, तो फोर्स का बार देखो बिल्कुल 0, कोई फोर्स नहीं। फिर जैसे जैसे हम एंगल को इंक्रीज कर रहे हैं, 45 डिग्री पर फोर्स बढ़ गया, और देखो ठीक 90 डिग्री पर क्या हो रहा है, बूम, फोर्स सबसे ज्यादा, यानी यही है हमारी मैक्सिमम फोर्स। तो ऐसा हो क्यों रहा है? इसका रीजन छिपा है हमारे फॉर्मूला के उस साइन थीटा में। याद है ना? अब थोड़ा सा मैथ्स याद करो। साइन थीटा की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में रहती है, तो साइन थीटा की सबसे बड़ी यानी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? करेक्ट, 1। तो अगर हमें फोर्स को मैक्सिमम करना है तो सीधी सी बात है, हमें साइन थीटा को उसकी मैक्सिमम वैल्यू यानी 1 करना होगा। तो अब सारी कड़ियां जुड़ गई हैं। हमें चाहिए मैक्सिमम फोर्स, उसके लिए हमें चाहिए साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू जो है 1। और साइन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है? एग्जैक्टली जब एंगल थीटा ठीक 90 डिग्रीज हो। यही है इस सवाल का पूरा सीक्रेट। तो ये 90 डिग्री का एंगल एक्चुअल में दिखता कैसा है? यहाँ इस डायग्राम में देखो, ये जो पैरेलल लाइंस हैं ये मैग्नेटिक फील्ड B है, और ये जो सीधी लाइन है ये हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है। देखो इनके बीच में एक L शेप बन रहा है ना, यानी ठीक 90 डिग्री का एंगल। इसी स्पेशल कंडीशन को हम कहते हैं परपेंडिकुलर। इस वर्ड को जरूर याद रखना, एग्जाम में बहुत काम आएगा। तो अगर एग्जाम में ये सवाल आए तो आपको बिल्कुल साफ साफ क्या लिखना है? वो है The force experienced by a current carrying conductor is largest when the direction of the current is at a right angle perpendicular to the direction of the magnetic field. इस लाइन को अच्छे से याद कर लो, पूरे मार्क्स पक्के हैं। चलिए आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिजिक्स प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं।
सवाल है, इमेजिन दैट यू आर सिटिंग इन अ चेम्बर विथ योर बैक टू वन वॉल. An electron beam moving horizontally from back wall towards the front wall is deflected by a strong magnetic field to your right side. What is the direction of magnetic field? तो सवाल थोड़ा लंबा लग सकता है, but don't worry, हम इसे बिल्कुल सिंपल पार्ट्स में तोड़कर समझेंगे. सबसे पहले आइए सिचुएशन को इमेजिन करते हैं. सवाल कहता है कि आप एक चेम्बर या रूम में बैठे हैं, ठीक है, और आपकी पीठ यानी आपकी बैक एक दीवार से लगी हुई है, बिल्कुल इस डायग्राम की तरह. अब जिस दीवार पर आपकी बैक है वहां से एक इलेक्ट्रॉन बीम का मोशन हो रहा है. वो बीम आपके पीछे से निकलकर सीधा सामने वाली दीवार की तरफ जा रही है. ये है हमारा इनिशियल कंडीशन. लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चेंज होता है. ये इलेक्ट्रॉन बीम सीधे जाने के बजाय आपके राइट साइड की तरफ मुड़ जाती है, यानी डिफ्लेक्ट हो जाती है. यही डिफ्लेक्शन इस सवाल का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है. तो हमें पता क्या करना है? हमें इस डिफ्लेक्शन का कॉज जानना है. आखिर ये बीम राइट में क्यों मुड़ी? और उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना है जिसकी वजह से ये इफेक्ट हो रहा है. इसके पीछे जो फंडामेंटल रीजन है वो है मैग्नेटिक फोर्स. देखिए, फिजिक्स का एक बेसिक प्रिंसिपल है कि जब भी कोई मूविंग चार्ज, जैसे हमारे केस में एक इलेक्ट्रॉन है, किसी मैग्नेटिक फील्ड से गुजरता है तो उस पर एक फोर्स लगता है. यही फोर्स उसके मोशन का डायरेक्शन चेंज करता है. तो अब आते हैं मेन सवाल पर. इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आखिर कैसे पता करें? इसके लिए हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल अप्लाई करेंगे, जिसका नाम है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. ये रूल बहुत ही सिंपल है. आप अपने लेफ्ट हैंड के थंब यानी अंगूठे, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को एक दूसरे के परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्रीज पर स्ट्रेच करिए. यहाँ आपका थंब आपको फोर्स या मोशन का डायरेक्शन देगा, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और मिडिल फिंगर करंट का डायरेक्शन देगी. यहाँ पर एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है जहाँ ज्यादातर स्टूडेंट्स गलती करते हैं. प्लीज इसको अच्छे से नोट कर लीजिए. फ्लेमिंग्स रूल में हम कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन यूज करते हैं जो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के डायरेक्शन से 100% ऑपोजिट होता है. दिस इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक. तो आइए इसको हमारे सवाल में अप्लाई करते हैं. सवाल में इलेक्ट्रॉन्स का मोशन बैक से फ्रंट की तरफ है. इसका सीधा सा मतलब है कि जो कन्वेंशनल करंट है उसका डायरेक्शन ठीक उल्टा यानी फ्रंट से बैक की तरफ होगा. ये पॉइंट क्लियर होना बहुत जरूरी है. चलिए, अब रूल को अप्लाई करने का टाइम है. हम जानते हैं कि डिफ्लेक्शन यानी फोर्स आपके राइट साइड पर लग रहा है. तो सबसे पहले अपने लेफ्ट हैंड के थंब को राइट की तरफ पॉइंट करिए. अब आते हैं करंट पर. हमने अभी अभी इस्टेब्लिश किया कि कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन फ्रंट से बैक है. तो अपने थंब को राइट में रखते हुए अपनी मिडिल फिंगर को सामने से पीछे की तरफ यानी आपसे दूर, अवे फ्रॉम यू, पॉइंट करिए. और अब जैसे ही आपने थंब और मिडिल फिंगर को सही डायरेक्शन में सेट कर लिया है तो अपनी फोर फिंगर को ऑब्जर्व करिए. आप देखेंगे कि आपकी फोर फिंगर नेचुरली वर्टिकली डाउनवर्ड्स यानी सीधा नीचे की तरफ पॉइंट कर रही है. और यही है हमारे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन. सिंपल है ना? तो आइए इसका कंक्लूजन निकालते हैं. एग्जाम में आपको बिल्कुल साफ साफ लिखना है द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स. इस तरह से आंसर लिखने पर आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे. तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं. यहाँ पर हमसे बेसिकली 3 रूल्स के बारे में पूछा जा रहा है जो मैग्नेटिक इफेक्ट से रिलेटेड हैं. सबसे पहले, अगर एक स्ट्रेट कंडक्टर में करंट है तो उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसका डायरेक्शन कैसे पता करें. फिर दूसरा पार्ट, अगर उसी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पे जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा. और आखिर में, अगर एक कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करवाया जाए तो जो करंट इंड्यूस होता है उसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे. चलिए इन तीनों को एक एक करके आराम से समझते हैं. ओके, तो शुरुआत करते हैं पहले पार्ट से. सोचो आपके पास एक सीधा सा कंडक्टर है, अ स्ट्रेट वायर, और उसमें से करंट फ्लो कर रहा है. अब हमें ये तो पता है कि जब भी करंट फ्लो करता है तो एक मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट क्रिएट होता है. लेकिन सवाल ये है कि इस फील्ड का डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज. इसी चीज को हमें आइडेंटिफाई करना है. इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा रूल है, राइट हैंड थंब रूल. अब इस डायग्राम को देखो. मान लो आपने इस करंट कैरिंग कंडक्टर को अपने राइट हैंड में इस तरह पकड़ा है कि आपका थंब करंट की डायरेक्शन को पॉइंट कर रहा है. तो जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स कर्ल होंगी यानी मुड़ेंगी, वही डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का. सिंपल है ना? थंब फॉर करंट डायरेक्शन और कर्लिंग फिंगर्स फॉर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन. तो इस रूल का मेन एप्लीकेशन बिल्कुल साफ है, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड.
और हाँ, इस बात का ध्यान रखना, एग्जाम में लिखने के लिए जो डेफिनेशन आपको स्क्रीन पर दिख रही है वो एकदम परफेक्ट है। इससे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। चलो अब आते हैं क्वेश्चन के दूसरे पार्ट पर। अब सिचुएशन थोड़ी अलग है। हमने ये तो देख लिया कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर का अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है, लेकिन सोचो क्या होगा अगर हम इसी कंडक्टर को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बीच में लाकर रख दें। जैसे यहाँ इस डायग्राम में नॉर्थ और साउथ पोल के बीच रखा है। इस कंडीशन में कंडक्टर पर एक फोर्स का इफेक्ट ऑब्जर्व होता है। बेसिकली उस पर एक पुश या पुल लगता है। तो अब सवाल ये है कि इस फोर्स का डायरेक्शन कैसे पता चले। इसके लिए हम अप्लाई करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ध्यान देना, इस बार लेफ्ट हैंड यूज करना है। अपने लेफ्ट हैंड का थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर स्ट्रेच करो। अगर आपकी फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता रही है और मिडिल फिंगर करंट का डायरेक्शन, तो आपका थंब जिस भी डायरेक्शन में पॉइंट करेगा वही होगा उस फोर्स का डायरेक्शन। इसे याद रखने का एक सिंपल सा तरीका भी है, फादर फॉर फोर्स, मदर फॉर मैग्नेटिक फील्ड और चाइल्ड फॉर करंट। तो इस रूल का एप्लीकेशन है फोर्स का डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना। और ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं, जैसे फ़ैन में या वॉशिंग मशीन में, वो सब बिल्कुल इसी प्रिंसिपल पर काम करती हैं। ये एग्जाम के लिए एक की पॉइंट है, इसे ज़रूर याद रखना। अब यहाँ पर एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करते हैं। वो लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर कर लो। हमेशा याद रखो, लेफ्ट हैंड रूल यूज होता है फोर्स का डायरेक्शन पता करने के लिए, और ये इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल है। जबकि राइट हैंड रूल, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, वो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन निकालने के लिए है और वो इलेक्ट्रिक जनरेटर का प्रिंसिपल है। ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन के तीसरे और आखिरी हिस्से पर। इस बार की कंडीशन पहले वालों से थोड़ी उल्टी है। यहाँ हम कंडक्टर को करंट दे नहीं रहे, बल्कि हम एक कंडक्टर की कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहे हैं, यानी रोटेट कर रहे हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो एक अजीब सा इफेक्ट ऑब्जर्व होता है। उस कॉइल के अंदर ऑटोमेटिकली करंट पैदा हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। इस पैदा हुए करंट यानी इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन पता करने के लिए हम यूज करते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। सेटअप बिल्कुल लेफ्ट हैंड जैसा है, बस इस बार राइट हैंड यूज करना है। यहाँ पर भी फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताती है, लेकिन इस बार थंब कंडक्टर के मोशन का डायरेक्शन बताता है। और इसके रिजल्ट में जो मिडिल फिंगर है वो आपको इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन शो करेगी। तो हेज रूल का एप्लीकेशन है इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन फाइंड करना। और जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, ये इलेक्ट्रिक जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल है। तो अब आपको रिलेशन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इलेक्ट्रिक मोटर फोर्स के प्रिंसिपल पे चलता है और इलेक्ट्रिक जनरेटर मोशन से करंट बनाता है। वी होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। सो व्हेन डज एन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट अकर? हम सबने ये टर्म सुना है, राइट? पर इसके पीछे की एक्चुअल साइंस क्या है? ऐसा होता कब है और कैसे? चलिए आज इस पूरे प्रोसेस को ना बिल्कुल डीपली स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ओके, तो देखो, किसी भी प्रॉब्लम को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? पहले उसकी नॉर्मल कंडीशन को ऑब्जर्व करना, राइट? सो शॉर्ट सर्किट में आखिर क्या गड़बड़ होती है, ये समझने से पहले लेट्स फर्स्ट लुक एट अ नॉर्मल सर्किट। एक ऐसा सर्किट जहां सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है और ये देखो बल्ब भी आराम से ग्लो कर रहा है। तो हर इलेक्ट्रिक सर्किट में ना बेसिकली दो मेन प्लेयर्स होते हैं। एक है लाइव वायर और दूसरा है न्यूट्रल वायर। अब लाइव वायर, जैसा इसका नाम है, ये सोर्स से करंट को लाता है, इसीलिए इसका पोटेंशियल हाई रहता है। और जो न्यूट्रल वायर है वो करंट को वापस ले जाकर सर्किट को कंप्लीट करता है। इसका पोटेंशियल 0 के आसपास होता है। और आसान भाषा में, जब तक ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं करते तब तक सब कुछ सेफ है, हमारे अप्लायंसेस आराम से चलते रहते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि ये दोनों वायर्स आपस में टच करते क्यों नहीं है? वेल, इसका रीजन है इनके बीच की एक सेफ्टी लेयर, जिसे हम कहते हैं इंसुलेशन। हाँ, वही जो आप वायर्स के ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग देखते हो, बिल्कुल वही चीज। ये एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है जिसका बस एक ही काम है, करंट को अपने सही रास्ते पर रखना। इसे आप एक प्रोटेक्टिव वॉल की तरह सोचो जो करंट को बाहर आने से रोक रही है। और ये देखो स्क्रीन पर, ये है एक बिल्कुल परफेक्ट आइडियल कंडीशन। आप देख सकते हो लाइव और न्यूट्रल वायर दोनों एकदम पैरेलल हैं और उनकी इंसुलेशन बिल्कुल इंटैक्ट है, कहीं से कोई डैमेज नहीं। जब तक ये सेफ्टी बैरियर ऐसा बना रहता है ना, शॉर्ट सर्किट का कोई चांस ही नहीं है। एवरीथिंग इज सेफ। लेकिन हमेशा सब कुछ ऐसा परफेक्ट नहीं रहता। क्या होगा अगर ये सेफ्टी बैरियर, ये दीवार
कमज़ोर पड़ जाए। सोचो, टाइम के साथ वेयर एंड टेयर से या किसी फिजिकल डैमेज की वजह से ये इंसुलेशन टूटी-फूटी हो सकती है, और जैसे ही ये प्रोटेक्टिव वॉल ब्रेक होती है, बूम, लाइव और न्यूट्रल वायर आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं। बस यही है वो क्रिटिकल मोमेंट जहां से एक शॉर्ट सर्किट का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो कंटैक्ट का इमीडिएट इफेक्ट क्या होता है? यहाँ पर हमें अप्लाई करना होगा ओम्स लॉ। देखो, जैसे ही ये वायर्स टच होते हैं ना, करंट को एक शॉर्टकट मिल जाता है, एक बहुत ही आसान, एक शॉर्ट पाथ। इस नए पाथ का जो रेजिस्टेंस R है वो ऑलमोस्ट 0 हो जाता है। अब फॉर्मूला क्या कहता है? I = V/R। अगर R यानी रेजिस्टेंस इतना ज्यादा ड्रॉप करेगा तो करंट I का वैल्यू क्या होगा? ऑब्वियसली वो उतना ही डेंजरसली इंक्रीज हो जाएगा। रिजल्ट एक मैसिव अनकंट्रोलेबल करंट सर्ज। लेकिन जब हम कहते हैं मैसिव सर्ज, इसका मतलब क्या है? ये कितना बड़ा हो सकता है? वेल, इस वैल्यू को देखो। करंट अचानक से अपने नॉर्मल वैल्यू से 100 टाइम्स 100 गुना से भी ज्यादा बढ़ सकता है। सोचो, 200 एम्पेयर्स तक। ये कोई छोटा मोटा चेंज नहीं है दोस्तों, ये एकदम से एनर्जी का एक ऐसा फ्लड है, एक ऐसा रश है जिसे हमारा नॉर्मल सर्किट हैंडल कर ही नहीं सकता। और इतने ज्यादा करंट का सबसे डेंजरस रिजल्ट, सबसे खतरनाक इफेक्ट क्या है? एक वर्ड में, हीट। यहां पर पिक्चर में आता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। सिंपल सा लॉ है, ये कहता है कि जो हीट प्रोड्यूस होती है H, वो करंट यानी I के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब सोचो, जब करंट ही इतना एबनॉर्मली हाई हो गया है तो उसके स्क्वायर से जो हीट निकलेगी वो कितनी इमेंस होगी। इतनी ज्यादा हीट कि तारन तक पिघल जाती हैं, और यही रीजन है कि शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि शॉर्ट सर्किट के प्राइमरी कॉजेज क्या हैं, तो आप क्या लिखोगे? बेसिकली 2 मेन रीजंस आपको मेंशन करने हैं। पहला कि टाइम के साथ वेयर एंड टेयर की वजह से वायर्स की इंसुलेशन डैमेज हो जाती है, सिंपल। और दूसरा, जब किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के अंदर ही कोई फॉल्ट या डिफेक्ट आ जाता है। ये 2 पॉइंट्स एग्जाम के लिए परफेक्ट हैं। इससे आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी भी दिखती है। तो अब तक हमने जो कुछ भी समझा उसको कंबाइन करके चलो एक परफेक्ट डेफिनेशन बनाते हैं। अगर आपको एग्जाम में लिखना हो तो ये बेस्ट है। सुनो, A short circuit occurs when the live wire and the neutral wire come into direct contact. इससे क्या होता है? Causing the resistance of the circuit to become very small. और इसका रिजल्ट क्या है? Resulting in an excessive flow of current. देखा, ये डेफिनेशन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक सिंगल सेंटेंस में कितने अच्छे से समराइज कर देती है। और हाँ, एक चीज जिसमें स्टूडेंट्स बहुत मिस्टेक करते हैं उसको भी क्लियर कर लेते हैं। अक्सर लोग शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट को कंफ्यूज कर देते हैं। बट लिसन, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल कंप्लीटली ऑपोजिट हैं। हमेशा याद रखो, शॉर्ट सर्किट मतलब रेजिस्टेंस बहुत कम और करंट डेंजरसली हाई। तो चलिए इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन अर्थ वायर एंड व्हाई इज इट नेसेसरी टू अर्थ मेटालिक अप्लायंसेस? देखिए, ये क्वेश्चन बेसिकली उस तीसरे थोड़े मोटे वाले पिन के बारे में है जो हम अक्सर गीजर, कूलर या आयरन जैसे हैवी अप्लायंसेस के प्लग में देखते हैं। आखिर इसका काम क्या है? चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले इस सेफ्टी फीचर को समझने के लिए आइए इन मेटालिक अप्लायंसेस के अंदर का बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं। करंट के फ्लो के लिए 2 जरूरी वायर्स होते हैं, एक लाइव वायर जो करंट लाता है और एक न्यूट्रल वायर जो करंट का रिटर्न पाथ है। ये पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम एक आउटर मेटालिक केसिंग के अंदर बंद होता है। जब तक सब कुछ ठीक से काम कर रहा है, ये एक नॉर्मल वर्किंग कंडीशन है। लेकिन इसमें एक हिडन डेंजर है। टाइम के साथ वेयर एंड टेयर के कारण इस लाइव वायर के ऊपर जो प्लास्टिक इंसुलेशन है वो खराब हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो लाइव वायर सीधे अप्लायंस के मेटालिक बॉडी से टच हो सकता है, जिससे पूरी केसिंग लाइव हो जाती है। इसी को हम फॉल्टी वायरिंग का प्रॉब्लम कहते हैं। अब सोचिए आगे क्या होता है। जैसे ही कोई इंसान इस फॉल्टी अप्लायंस को टच करता है, उसकी बॉडी करंट के लिए एक पाथ बन जाती है। करंट अप्लायंस की केसिंग से उस इंसान की बॉडी से होते हुए ग्राउंड में चला जाता है। इसका रिजल्ट होता है एक सिवियर इलेक्ट्रिक शॉक जो फेटल भी हो सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या कोई सेफ्टी मैकेनिज्म है इस डेंजरस सिचुएशन को प्रिवेंट करने के लिए? हम अपने आप को इस हिडन थ्रेड से कैसे बचा सकते हैं? इसका सॉल्यूशन एक बहुत सिंपल साइंटिफिक प्रिंसिपल पर बेस्ड है, द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। अब इसको ऐसे समझिए, इलेक्ट्रिक करंट बिल्कुल पानी की तरह होता है। वो हमेशा सबसे आसान रास्ता यानी वो पाथ चूज करता है जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम हो। तो आइए ऐसी फॉल्टी सिचुएशन में करंट के पास जो ऑप्शंस हैं उन्हें कंपेयर करते हैं।
एक तरफ है ह्यूमन बॉडी जिसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होता है, और दूसरी तरफ है एक कॉपर वायर जैसे कि अर्थ वायर जिसका रेजिस्टेंस बहुत बहुत ही लो होता है। तो अब आप बताइए करंट कौन सा पाथ प्रेफर करेगा? बिल्कुल सही, अर्थ वायर। और यही हमारे सेफ्टी सिस्टम का मेन कॉन्सेप्ट है। और यहां पर एंट्री होती है हमारे हीरो की, द अर्थ वायर। ये तीसरा वायर होता है जो 3 पिन प्लग के सबसे ऊपर वाले मोटे पिन से कनेक्टेड होता है। इसका दूसरा एंड सीधे अप्लायंस के मेटालिक केसिंग से जुड़ा होता है जो एक डेडिकेटेड सेफ्टी पाथ प्रोवाइड करता है। इस पूरे सेफ्टी प्रोसेस को अर्थिंग कहते हैं। इसकी जो फॉर्मल डेफिनेशन है जिसे आपको एग्जाम्स में लिखना है वो है द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग द मेटालिक केसिंग ऑफ अ हाई पावर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस टू द अर्थ बाय मींस ऑफ अ लो रेजिस्टेंस वायर, द अर्थ वायर। तो चलिए अब देखते हैं कि ये मैकेनिज्म काम कैसे करता है। सबसे पहले एक फॉल्ट होता है और लाइव वायर मेटल बॉडी को टच कर जाता है। तुरंत अर्थ वायर करंट को ग्राउंड तक जाने के लिए एक बहुत आसान लो रेजिस्टेंस पाथ दे देता है। इस आसान पाथ की वजह से एक बहुत ज्यादा करंट, एक मैसिव सर्ज अर्थ वायर से फ्लो करता है, और इसका रिजल्ट क्या होता है? सर्किट में लगा फ्यूज इतने हैवी करंट को हैंडल नहीं कर पाता और वो मेल्ट होकर कनेक्शन को ब्रेक कर देता है। इस प्रोसेस का फाइनल रिजल्ट ये होता है कि पावर सप्लाई इंस्टेंटली कट ऑफ हो जाती है। ये सब इतनी तेजी से होता है कि इससे पहले कि कोई उस अप्लायंस को टच करे और उसको शॉक लगे, वो अप्लायंस सेफ हो जाता है। करंट का फ्लो पूरी तरह से और सेफली रुक जाता है। तो चलिए अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पर वापस आते हैं। अर्थ वायर का फंक्शन क्या है? इसका परफेक्ट एग्जाम आंसर है, इसका प्राइमरी फंक्शन है टू प्रोवाइड अ लो रेजिस्टेंस कंडक्टिंग पाथ फॉर एनी लीकेज करंट टू फ्लो टू द अर्थ। ये कीवर्ड्स लो रेजिस्टेंस कंडक्टिंग पाथ बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन के दूसरे पार्ट के लिए अर्थिंग जरूरी क्यों है? इसका सिंपल सा रीजन है टू प्रिवेंट द यूजर फ्रॉम गेटिंग अ फेटल इलेक्ट्रिक शॉक। ये इंश्योर करता है कि कोई भी लीकेज करंट इतना ज्यादा हो कि वो फ्यूज को ब्लो कर दे, जिससे पावर सप्लाई इमीडिएटली डिस्कनेक्ट हो जाए और अप्लायंस सेफ हो जाए। इस डिफरेंस को याद रखने का एक सिंपल तरीका है, द अर्थ वायर यूजर की सेफ्टी के लिए है और फ्यूज अप्लायंस की सेफ्टी के लिए है। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट सेफ्टी डिवाइसेस हैं, लेकिन वो अलग अलग चीजों को प्रोटेक्ट करते हैं। ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है। वी होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टाटा, बाय बाय।